डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसको कंप्लीट करेंगे एक सिंगल वीडियो में, वन शॉट के अंदर। इससे पहले भी मैंने 2 चैप्टर की वन शॉट वीडियोस अपलोड कर ली हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी सभी चैप्टर जो हैं उन सब की भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे डेरिवेशन है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सिलेबस का, तो जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन जो डिलीटेड टॉपिक्स 2 हैं। टोरॉइड का इस बार आपका नहीं आने वाला एग्जाम में, एंड ना ही साइक्लोट्रॉन नाम से जो डिवाइस है उसके बारे में इस साल सिलेबस के अंदर पूछा जाएगा। बाकी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में जस्ट बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि हेंस क्रिश्चियर ऑयस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एंड उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट अगर किसी कंडक्टर में, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। हालांकि उसने इसको कंफर्म किया था यूजिंग कंपास नीडल्स, डिफ्लेक्शन से उसको पता लगा था, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर थी, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया दैट करंट थ्रू एनी वायर कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होता क्या? तो एक्चुअली द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, पहला एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर, मे बी वो स्ट्रेट वायर है, मे बी वो सर्कुलर वायर है, किसी भी शेप का है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, जैसे कि मैग्नेट्स करते हैं। सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इफेक्ट, तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जनरली आप देख सकते हैं एक बार मैग्नेट का सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी आपने 10th क्लास में ड्रॉ किया है। तो अगेन अपन इसको ड्रॉ करेंगे, आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे। ऐसे एक स्ट्रेट वायर, उसमें अगर करंट है तो उसके अराउंड सर्कुलर लूप की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज डिपेंड करते हैं कि हम किस पर्टिकुलर केस का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। जैसे बार मैग्नेट का फील्ड निकालना है उसके लिए अलग फॉर्मूलाज है, स्ट्रेट वायर में करंट है उसका फील्ड निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, सर्कुलर लूप का अलग है। तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम किसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। इन जनरल जो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का वो है टेस्ला। आप सबको पता होना चाहिए टेस्ला। और टेस्ला को वेबर पर मीटर, वेबर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन डायमेंशन फॉर्मूला ये आपके नीट के एग्जाम में वैसे पूछा गया था, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला है m1l0t-2a-1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला जिसमें बी आता है उसकी हेल्प से। जैसे F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, तो यहाँ से आप बी का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इट्स सिंपली एफ बाई क्यू वी इंटू साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1l1t-2, चार्ज का a1t1, वेलोसिटी का l1t-1, साइन थीटा का कुछ होता नहीं, तो वैल्यूज पुट करके यू कैन कैलकुलेट दिस डायमेंशन फॉर्मूला। सो द नेक्स्ट बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स दोनों के लिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है। फोर्स ऑन अ चार्ज विच इज़ इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड से उस पर फोर्स लगता है, उसको हम लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं, या लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लिखें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। सो लेट अस सपोज कोई चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया इनिशियली। सो लेट अ चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, वी उसकी वेलोसिटी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। सो लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस दिस डायरेक्शन में है बी, और पार्टिकल उससे थीटा एंगल पे मूव किया वी वेलोसिटी से। सो देखा गया, एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि जो फोर्स है जो चार्ज पे लगेगा, दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज। द फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डिपेंड्स अपॉन इस एंगल का साइन थीटा। इन सब पे डिपेंड करता है फोर्स का वैल्यू। तो ओवरऑल इन सबको इकट्ठा लिखिए तो ये बन जाता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ 1 ही आता है, सो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना आपको, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में
किसी v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगेगा, एंड उस फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान रखना थीटा जो है ना, थीटा यह क्या है, एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन v एंड b। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का। इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर हम इस फॉर्मूले को, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पूछ सकता है आपसे भाई। सो वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्रॉस बी आ जाएगा। अच्छा, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आप उसको सही करने के लिए बी क्रॉस वी भी लिख सकते हो। सो बात करते हैं इसके वेरियस केसेस की। देखो ये पहला केस इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन वो 0 डिग्री पे है, यानी फील्ड के ही अलोंग मूव कर रहा है, या फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, या पार्टिकल न्यूट्रल है, चार्ज ही ना हो, या पार्टिकल रेस्ट पे है। ये सभी कंडीशंस रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करती हैं, एफ इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए बच्चों, अगर थीटा 0 है तो साइन 0 0, 180 पे भी 0, क्यू 0 वी 0, इन सब केसेस में आपको फोर्स क्या मिलेगा, 0। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन दे के बोल देगा कि फोर्स बताओ कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कितना होगा। तो इन चारों कंडीशन में फोर्स लगेगा ही नहीं, पार्टिकल जो है वो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा चला जाएगा। एंड इफ थीटा इज 90 तो फोर्स जो होगा वो होगा q इंटू वी इंटू बी, साइन 90 1 होता है। सो वी आर गेटिंग मैक्सिमम फोर्स। सो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन दैट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, व्हेन v और b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, परपेंडिकुलर फोर्स के अपने कुछ रिजल्ट्स होते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको सभी स्लाइड में लिखी मिल जाएंगे आगे। तो अभी वेक्टर फॉर्म में लिखा इस क्यू वी क्रॉस पी, तो ये फॉर्मूला था फोर्स का, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस फॉर्मूले से। अब डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो वी और बी का क्रॉस हो रहा है, देन हमें एफ मिल रहा है। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, बोथ वी एंड बी, वी एंड बी के। क्योंकि वी बी का क्रॉस करने से हमें एफ मिल रहा है, तो वी बी जिस प्लेन में है फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। दूसरा बच्चों, जब भी तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए तो तुम एक सर्टेन रूल लगा सकते हो, वो है आपको पता है राइट हैंड स्क्रू रूल। सो यहाँ पर मैंने कुछ 3 रूल लिखे हैं, तीनों का मैं बता देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जब भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप चुपचाप वहाँ कौन सा रूल लगा सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, ये रूल आप लगा सकते हो। क्या है राइट हैंड स्क्रू रूल, देखिए बहुत ही सिंपल है ये वाला रूल। क्या कहता है कि अगर देखो इस फॉर्मूले में वी क्रॉस बी दिख रहा है, तो आप क्या करो, अपने राइट हैंड का यूज़ करो, राइट हैंड का यूज़ करो। तो ये वाला हिस्सा जो है पाम के नीचे वाला, या फिर ये वाला हिस्सा आप वी पे रखो और उसको बी की तरफ रोटेट करो, ठीक है, अपनी फिंगर्स को। तो अगर ऐसा करते हो तो आपका जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर देखो आप, तो एक चार्ज पार्टिकल लेटर से इधर जा रहा है, इधर वी वेलोसिटी से, तो आप देखो, ठीक है। सो कुछ गलत बना रखे हैं इसमें। सो लेट अस से दिस इज वी, ठीक है, क्या दिक्कत है, ये वी है, हाँ वी पे हाथ रखा, हम बी की तरफ घुमा सकते हैं, देख लीजिए ये वी से बी अगर हम हाथ को घुमाते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है, थीटा एंगल, हमारा हाथ जो है छोटे एंगल से कवर होना चाहिए। सो वी से बी को घुमाए तो हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। सो अगर थंब ऊपर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एक चीज़ और देख रहे हो, वी और बी जिस प्लेन पे है फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल जिसका तुम यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना ये रूल लगाना है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज गिवन है तो ये बी क्रॉस वी हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप इसमें रिवर्स कर लेंगे। एंड दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये भी बहुत इजी रूल है वैसे तो, ठीक है। तो स्पेशली ये कब यूज़ करना है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। आपको लगे यार 90 डिग्री में हमें दे रखा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 पे है, चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो फोर्स भी 90 पे लगेगा, तब ये वाला रूल डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्या है इस रूल में, सेम बिल्कुल उसके जैसा ही रूल है। क्या करना है आपको इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, ध्यान रखो फोर्स की डायरेक्शन तो हमें पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी जो फोर फिंगर है उसको फील्ड की तरफ कर दीजिए, यानी बी की तरफ कर दीजिए, ठीक है। अपनी सेंट्रल फिंगर जो है उसको चार्ज के, कौन से चार्ज के, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ कर दो, यानी वी की तरफ कर दो। तो आपका जो थंब होगा, थंब से अंगूठे से जनरली फोर्स लगाते हैं, तो वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री एंगल है बच्चों, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है।
if you stretch your thumb, forefinger and center finger mutually perpendicular to each other, pointing forefinger toward magnetic field, center finger toward the motion of positive charge, then the thumb will indicate the direction of force. सो ये आपका होता है बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा नंबर रूल। तीसरा आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट विच इज राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तीनों से सेम रिजल्ट आना है, लेकिन ये भी कभी कभी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। कहते हैं कि आप अपने राइट हैंड को ऐसे सीधा कर लीजिए, एक तो आपने अपनी जो चारों फिंगर्स हैं उसको फिंगर्स F4 फील्ड, तो इनको फील्ड की डायरेक्शन में लगा दो, बी की तरफ कर दो। आप अपने थंब को इस बार मोशन ऑफ चार्ज की तरफ कर दो, ठीक है ना, चार्ज किधर मूव कर रहा है पॉजिटिव उसकी तरफ कर दो, तो आपकी जो हथेली है, आपका जो पाम है, वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इन रूल्स का यूज़ कर सकते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि देखो यार, अभी तुम्हें एक चीज़ तो पता लगी, यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही हैं, फोर्स भी है बच्चा लोग, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तीन तीन वेक्टर क्वांटिटीज़, मतलब 3D हमें चीज़ें चाहिए यार। लेकिन हम लिखते हैं जब, तो एक पेपर पे लिखते हैं 2D चीज़ें होती है, तो 3D को विजुलाइज करने के लिए हम पेज पे ऊपर नीचे के अलावा एक और चीज़ इंक्लूड करेंगे कि अगर कोई चीज़ पेज के या पेपर जिस पे तुम लिख रहे हो उससे बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है, उसको दिखाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं विच इज़ डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन। अगर कहीं पर इस तरह से डॉट रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो डॉट रिप्रेजेंटेशन का मीन है कि वो उस पेज से जहाँ पर भी वो डॉट बने उससे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, आउटवर्ड्स टू द प्लेन। पेपर का प्लेन हो सकता है, अभी इस टाइम आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का हो सकता है, या पीसी या टैब की स्क्रीन हो सकती है। और वहीं अगर कहीं क्रॉस अगर ऐसा बना है, तो क्रॉस का मीन होता है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, किसके, प्लेन के, इनवर्ड्स टू द प्लेन। प्लेन किसका, आपका पेपर का हो सकता है, टैब का हो सकता है, फ़ोन का हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, इन तीनों में से किसी को भी तुम डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी देखो फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, और फोर्स का फॉर्मूला अभी भी हमने देखा था, वो था क्यू वी बी साइन थीटा। आपको पता है क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसके कुछ स्पेशल केसेस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और आपके क्वेश्चन किस तरह से उस पर बन सकते हैं। तो यार ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और केसेस मैंने एक तो बताए थे फोर्स कब नहीं लगेगा। पहला और इम्पोर्टेंट केस, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स नॉर्मली थीटा 90 डिग्री, ये एंगल है वी एंड बी के बीच में, कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या, लेट अस से, ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप क्रॉस देख रहे हैं हर जगह, इस क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पेपर के पेज के अंदर की तरफ है। और लेट अस से किसी इस इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल प्लस का वी वेलोसिटी से ऐसे एंटर किया, तो अगर आप देखिए यार वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी देखिए अलोंग राइट हैंड साइड 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री पे फोर्स तो मैक्सिमम लगता है, आपको पता है ना। तो फोर्स अगर मैक्सिमम लिखता है तो क्या आपको पता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा साइन 90, तो साइन 91, तो मैक्सिमम फोर्स लगा क्यू वी बी, और मैक्सिमम फोर्स लगता है तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप रूल का यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है। तो अगर क्या करें, इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन में करता हूँ, इसको मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो मैं इससे फोर्स निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इस रूल का यूज़ करता हूँ तो थंब अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है, इट मीन फोर्स लगा ऊपर की तरफ। और परपेंडिकुलर फोर्स याद रखना कभी भी जो है स्पीड या वैल्यू चेंज नहीं करता वेलोसिटी की, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ये फोर्स उसको डायरेक्शन को चेंज करवाएगा, और पार्टिकल सीधा ना जाके इस तरह से मूव कर जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे यहाँ पहुँचा, अब उस इंस्टेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगेन फोर्स लगा, परपेंडिकुलर है तो वो अंदर की तरफ फिर से लगा, फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, इस तरह से चेंज होते होते वो सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाता है। तो पहला अच्छा रिजल्ट जो आया वो ये हुआ कि पॉइंट चार्ज की पाथ जो है बच्चों वो सर्कुलर हो जाएगी। अगर थीटा 90 पे पार्टिकल एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। दूसरा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी वेलोसिटी पे, ध्यान रखना परपेंडिकुलर फोर्स जो है ओनली क्या करता है, ओनली चेंज डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ पार्टिकल, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। स्पीड जो है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो सेम रहेगा, स्पीड बोल दो, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स वर्क डन थोड़ी करता है। तो क्या काइनेटिक इफेक्ट एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल जिस काइनेटिक एनर्जी से एंटर किया उसी काइनेटिक एनर्जी से वो घूमता रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का।
थोड़ा सा मैथमेटिकली हम इसके एक्सप्रेशंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। सोचो अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। बिकॉज ये फोर्स हर बार देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, यहाँ भी किसी भी इंस्टेंट पे चेक कर लेना ये सेंटर की तरफ ही लगेगा। सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर है तो उसको तो हम लिखते हैं बच्चों mv²r। तो क्या मैं इस f को qvb लिख दूँ, या मैं इक्वेट कर सकता हूँ mv²r को किससे, qvb से। सोचो आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई, तो अगर आप तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिलता है तो तुम इससे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर देखो इस फॉर्मूले में तुम्हें r दिख रहा है तो तुम उस पाथ का रेडियस निकाल सकते हो, तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे वन बाय वन करते हैं। पहला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ mv²/r इज इक्वल्स टू qvb। तो देखो v से तो v कैंसिल अभी कहा मैंने हो जाएगा, सो r इज इक्वल्स टू mv/qb। और चाहे तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या mv को मोमेंटम लिख सकते हैं, सर ये मोमेंटम ही तो होता है, तो p/qb लिखा। अच्छा मोमेंटम को तो √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। रेडियस का फॉर्मूला जो तुम्हें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि हर बार ये सारे फॉर्मूले पता हो, ये मेन है उससे निकाल सकते हो। अब इवन देखो आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है v/q/m/b। अब ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज q/m एक स्पेसिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज बाय मास रेशो। तो देख लो रेडियस किन किन पे फैक्ट पे डिपेंड करती है। अब इसी पे क्वेश्चन बना दे, दो पार्टिकल बोल दे आपको, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, बोला दोनों सेम वेलोसिटी से सेम फील्ड में एंटर किए, किसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो देखो r उस केस में q/m पे डिपेंड करेगा, तो दोनों के लिए हम q/m निकाल लेंगे, जिसका ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका कम उसका कम। इस तरह के p/qs बने हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है उसी से हमने ड्राइव किया। इसी से बच्चों हम वेलोसिटी निकालते हैं। देखो अभी भी फॉर्मूला लिखा था mv²r इज इक्वल्स टू qvb, तो यहाँ से एक v तो कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ से v बचा, वो बना qr/m। तो एक मीन ये पता लगा यार वेलोसिटी और रेडियस आपस में एक तो डायरेक्टली वाला रिलेशन है, ठीक है। उसके साथ q/m फैक्टर भी दिख रहा है इसके अंदर, b भी दिख रहा है और r भी दिख रहा है। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन गया, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी किसी पाथ में चार्ज बाय मास पे डिपेंड करता है। अरे सर बिल्कुल डिपेंड करता है। तुमसे कहा प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, मान लो वो सेम रेडियस में घूम रहे हैं और सेम फील्ड में घूम रहे हैं, आर और बी सेम है, तो उसकी वेलोसिटी q/m पे डिपेंड करेगी। तो आप जिसका q/m ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ डिपेंडेंसी के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइम पीरियड का। अगर यार वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो पूरा उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो 2πr, ठीक है। लेटर से टाइम t लगा रहा है वो, तो क्या v को हम 2πr/t लिख सकते हैं, और हम यहाँ से t जो है उसको 2πr/v लिख सकते हैं। सो इट्स 2πv, r की वैल्यू पुट कर दो या v की, आपकी मर्जी है। सो r की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, वो था mv/qv, v से v कैंसिल हुआ, इट्स 2πm/qb। सो बच्चा लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। सो इसको और थोड़ा सा अच्छा लिखूँ तो मैं t इज इक्वल्स टू 2π/q/m/b। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। कुछ स्पेशल रिजल्ट, अरे सर टाइम पीरियड v और r पे डिपेंड नहीं करता, सर्कुलर पाथ छोटा हो बड़ा हो, चाहे वेलोसिटी उसकी कम है ज़्यादा है, टाइम पीरियड दोनों पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, q और m की रेशो पे, और डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। इन दो फैक्टर्स विल डिसाइड, इसके इन्वर्सली डिपेंड करता है बच्चों, ये 1/n लगा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यार निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो होएगी वो आएगी q/m इंटू b/2π। सो काइनेटिक एनर्जी निकालना यार बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ mv का वैल्यू वो रहा ऊपर पड़ा हमारे पास। सो इट्स q² b² r² अपॉन m², एक m से ये m कैंसिल होके हमारे पास बन गया q² b² r² अपॉन 2m। तो हम देखो फॉर्मूला एक ही था, इक्वेट किया था mv² को mv²/r को qvb से, और इसी से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम फॉर्मूला बनाते गए, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यार, अगर पार्टिकल 90 पे एंटर ना करे, किसी और एंगल पे रेंडमली किसी भी एंगल पे एंटर कर जाए, तो जैसे ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों, ताकि आपको उसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, दैट्स वाई मैंने बनाया। लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है,
ठीक है, अलोंग एक्सेस एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड है, और एक पार्टिकल ही उसमें रेंडमली एंटर किया और किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी लेटर से ये है, और कितने एंगल पे, वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। कुछ मैं एक और डायग्राम आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। मान लो ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है ई वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। तो 90 भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, जीरो पे फोर्स ना लगता, 180 पे फोर्स नहीं लगता, 90 पे मैक्सिमम लगता। सर ये तो कोई भी रैंडम एंगल है। तो क्या मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करूँ बच्चों, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग पैरेलल टू द फील्ड आएगा, मैं उसको वी पैरेलल लिख देता हूँ, और एक आएगा परपेंडिकुलर, उसको मैं वी परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। या वी परपेंडिकुलर तो होगा, आपको पता है, वी साइन थीटा, और जो पैरेलल वाला होगा वी कोस थीटा, क्योंकि एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं। तो यार क्या ये पैरेलल वाला जो वेलोसिटी है ये अलोंग द फील्ड है, अलोंग द फील्ड आपको पता है फोर्स नहीं लगता, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी के कारण फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन पार्टिकल आगे जाना चाहेगा। और ये परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है, ये आपको पता है परपेंडिकुलर फील्ड के हमेशा सर्कुलर मोशन होता है, तो ये चाहता है कि सर्कुलर मोशन हो। अब मुझे बताओ बेचारा चार्ज क्या करे, ये वेलोसिटी बोलती है भी आगे चल, ये वेलोसिटी बोलती है गोल गोल घूम, तो अल्टीमेटली पार्टिकल गोल गोल घूमता हुआ आगे जाता है। इस तरह के पाथ को आप हेलिकल पाथ बोल सकते हो, तो पार्टिकल का मोशन हेलिकल हो जाता है, तो पार्टिकल का पाथ हुआ हेलिकल। ठीक है, दूसरा हेलिकल पाथ हुआ है वो आगे जाता रहेगा, सर्कुलर मोशन करता रहेगा। इसमें भी वो सारी टर्म्स हम निकाल सकते हैं जो लास्ट ईयर हमने अब लास्ट डेरिवेशन किया था, एम वी स्क्वेयर आर इज इक्वल्स टू क्यू बाई बी, क्यू वी बी को इक्वेट करके। बट यहाँ पर देखो आगे वाले मोशन के लिए वी कोस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और घुमाने के लिए वी साइन थीटा। तो वहाँ जो लास्ट डेरिवेशन में वी था, वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है वी साइन थीटा, क्योंकि घुमा तो ये रहा है ना उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए कि जब वो सर्कुलर पाथ करता है, लेटर से यहाँ से चला और घूम के वापस यहाँ आ गया, तो एक ऑसिलेशन उसका कंप्लीट हुआ, लेकिन इतना डिस्टेंस उसने फॉरवर्ड भी ट्रेवल कर लिया। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच। तो पिच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है बच्चा लोग वो है पी, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम नहीं है, ये पिच के लिए लिखा गया है, विच इज़ वी पैरेलल, क्योंकि वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है वो पैरेलल वाली, विच इज़ वी कोस थीटा। ठीक है, विच इज़ वी कोस ऑफ थीटा इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लास्ट ड्राइव कर चुके हैं, और आप डायरेक्ट अगर निकालें तो फॉर्मूला 2πm, ये वी की टाइम पीरियड की वैल्यू बचा लो ये। ठीक है, ये टी इंटू वी पैरेलल, ये आपके पास पिच का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको ये पाथ वगैरह का पता होना चाहिए क्या होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमने अभी बात की कि चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। बिल्कुल सर, लगता है कितना, क्यू वी बी साइन थीटा लगता है, जिसको अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो इट्स क्यू वी क्रॉस बी। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। और अगर चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, और वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्यू ई वेक्टर। यानी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दोनों के रिजल्ट हालांकि अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्सेलेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 पे है तो एक्सेलेट तो नहीं होता, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और काफ़ी सारे रिजल्ट है। अगर तुमसे कह दिया जाए यार एक रीजन ऐसा है जहाँ पर दोनों ही फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो टोटल फोर्स जो चार्ज पे लगता है उसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स, विच इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। सो दोनों को कंबाइन कर दो यार, क्यू कॉमन निकाल देता हूँ मैं डायरेक्ट, ई प्लस वी क्रॉस बी। सो बच्चा लोग ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये लॉरेंज फोर्स है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों का कम्बिनेशन का। ठीक है, अगर अब इस पर भी कंडीशन लगा दें पार्टिकल फील्ड के ही अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड के, तो बच्चों ये वाला फैक्टर गायब हो जाएगा, क्यों ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बचेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक वाला फोर्स लगेगा, तो इस पर सिचुएशंस बनाई जा सकती हैं। एंड एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें ऐड होना करूँगा मैं, वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेटर से कहीं पर क्रॉस टाइप का फील्ड है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो बी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एंटर कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी वेलोसिटी से, परपेंडिकुलर एंटर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो लगाएगा क्यू वी बी साइन 90, परपेंडिकुलर है तो सीधा लिख दूँ मैं ये क्यू वी बी फोर्स लगेगा उस पर सर। ठीक है, अच्छा मान लो उसी सेम टाइम पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया था तो हम वो रोल से कैलकुलेट करें, लेटर से ऊपर की तरफ है, और हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है क्या मैं उसको क्यू इंटू ई लिख दूँ, और क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंस्टेंट पे ई या बी की हम कुछ ऐसे वैल्यू सेलेक्ट करें कि ये वाला फोर्स जो है
एफ ई और एफ बी बराबर हो जाए तो पार्टिकल तो चुपचाप सीधा निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल आ जाएंगे, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, है ना, विदाउट डिफ्लेक्शन। तो कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। एफ ई और एफ बी को इक्वेट कर दो, सो इट्स क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, कुछ कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, वी हमारे पास आया ई बाई बी। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड ई बाई वी टाइम्स हो, उस सिचुएशन में दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, पार्टिकल चुपचाप सीधा निकल जाता है, पार्टिकल चुपचाप सीधा निकल जाता है विदाउट डिफ्लेक्शन। ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना, कंडीशन किसकी? पार्टिकल के दोनों फील्ड में विदाउट डिफ्लेक्शन बाहर निकलने की। अच्छा, क्या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी या ई और बी की रेशियो के बराबर है तो इस वेलोसिटी वाला पार्टिकल चुपचाप सीधा चला जाएगा। तो यार ये तो बहुत सारे पार्टिकल्स में से किसी एक सिंगल वेलोसिटी वाले को सिलेक्ट करना हो तब भी काम आ सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, क्योंकि इसने सिर्फ इस वेलोसिटी वाले को सिलेक्ट किया बाहर निकलने के लिए चुपचाप, बाकी सबको इधर उधर डिफ्लेक्ट करवा देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जैसे चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही एक कंसेप्ट है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज नहीं, एक करंट कैरिंग वायर रखें। अच्छा, करंट कैरिंग वायर कुछ अलग थोड़ी होता है सर, वायर में करंट अगर है तो चार्ज ही तो मूव कर रहे हैं, तो अगर चार्जेस पे फोर्स लगता है तो पूरी वायर पे लगेगा। तो हमें उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको डेरिवेशन वाला पार्ट है अपनी एग्जिट एज इट इज ऐसे ही लिखना है अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है। सो लेट अस से एक कंडक्टर है एल लेंथ का, आप देख पा रहे हो, सिलेंड्रिकल एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में और उसको अपनी बी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। और थीटा एंगल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, करंट तो वैसे स्केलर होता है लेकिन अलोंग लेंथ में अगर उसको डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ तो ये उसके बीच का एंगल है आई और बी का, या एल और बी भी तुम बोल सकते हो, एल इज लेंथ अलोंग करंट, करंट इधर है तो लेंथ की वेक्टर वाइज दिखाओ तो ऐसे दिखा सकते हो उसको। सो कंसीडर क्या करना है, लेट अस कंसीडर वायर ऑफ लेंथ एल, सर पता है हमने एल नाम के लिए करंट आई प्ले उसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा किसी थीटा एंगल पे, ये चीज़ बेसिक होता है, लिखना होता है आपको। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस वायर में, सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एन ए एल हो गया। मान लो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा वो डी एफ है, कितना होगा, माइनस का ई वी बी साइन थीटा। सर ये कहाँ से आया, अरे फोर्स का फॉर्मूला अभी भी तो बताया, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पे लिखा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों माइनस का ई तो पुट करूंगा, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी तो वी डी लिखता हूँ इंटू बी साइन थीटा, तो ये वहाँ से लिखा है ई वी डी बी साइन थीटा। अरे सर हमें एक का थोड़ी, हमें तो टोटल बताना है ना फोर्स, तो टोटल पे निकालना है तो इसको एन ए एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स को, इसको माइनस का ई इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा, या मैं मैग्नीट्यूड वाइज ही लिख देता हूँ, एक बार माइनस हटा देता हूँ इस पर से, ठीक है, ई इंटू वी डी, तो यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ फोर्स का। सो बच्चा लोग ये हमारे पास आता है ई इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा, टोटल फोर्स लिख दिया। अच्छा, कुछ फॉर्मूला तुम्हारा जाना पहचाना लिखता हूँ, देखो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बहुत ही फेमस रिलेशन, अगर मैं दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई इंटू एल इज इक्वल्स टू ए इंटू एल एन ई इंटू वी डी। क्या ये सारी टर्म तुम्हें यहाँ एन ए एल ई वी डी, यहाँ देखो सर ये पूरी टर्म मिल गई यार, इसको तो मैं आई एल लिख सकता हूँ, सिंपली बन गया आई एल इंटू में बी इंटू साइन थीटा, तो फॉर्मूला बन गया आई एल बी साइन थीटा, तो फोर्स बना आई एल बी साइन थीटा। भाई यही तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला था, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा ड्राइव करने में। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। बोले सर एल कौन सा लेना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वैसे तो बच्चों करंट स्केलर है लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेंथ भी उसी डायरेक्शन में कंसीडर करो, ठीक है, दैट्स वाई एल को मैंने वेक्टर लिया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इसका एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा जा सकता है। अब चलते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस पे चलते हैं, जैसे अगर थीटा जीरो, अभी देखो एल और बी का डायरेक्शन होता है, आपको पता है थीटा इनके बीच का, और एल को किस डायरेक्शन में लेना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो वायर में मान लो करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में जिधर फील्ड है, तो थीटा तो जीरो हुआ, अगर थीटा जीरो है तो फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो, फोर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। 180 पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन है फील्ड के, 180 है तब भी फोर्स नहीं लगेगा,
क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। एंड 90 डिग्री पे आपको पता है फोर्स मैक्सिमम होगा कितना, ILB, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, एक वायर मैक्सिमम फोर्स परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में एक्सपीरियंस करती है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते टाइम हमें एक चीज़ का बहुत अच्छा पता होना चाहिए कि बच्चों ये जो हम L कंसिडर कर रहे हैं लेंथ, वो हमेशा फील्ड के अंदर वाली लेनी है। फील्ड के अंदर वाली का मीनिंग क्या है, तो लेट अस कंसीडर यहाँ पर कुछ फील्ड है, लेट अस ऐसे मैंने क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और यह जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस बनाया सिर्फ इतने फील्ड में ही, इतने रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको कहा कि एक वायर रखिए कुछ ऐसे, ये वायर कुछ इसके अंदर, तो लेट अस से इस वायर की पूरे की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये फील्ड वाला रीजन सिर्फ 8 सेंटीमीटर का है। तो मुझे बताओ क्या पूरी वायर का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए? नहीं ना, सिर्फ इतना इतना पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वही सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसे केसेस में हमें ये जो लेंथ कौन सी लेनी है, हमें लेंथ लेनी है बच्चों इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, हमें सिर्फ वो लेनी है। और दूसरा ये एल वेक्टर है एक्चुअल में, तो आप अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे वायर दे दे, सर्कुलर शेप में दे दे, तो क्या ये पूरी सर्कमफ्रेंस लेना है? नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है सिर्फ यही कंसीडर करना है, बस ये ध्यान रखना। हालांकि क्वेश्चन ऐसा बनने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये एल वो होता है, ध्यान रखना। सो नेक्स्ट बच्चा लोग जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है विच इज़ बायोसोर्ट्स लॉ। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में गोज लॉ का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वैसे यहाँ बायोसोर्ट्स लॉ का इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या है एक्चुअल में ये जो लॉ है बायोसोर्ट्स लॉ, ये हमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आता है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी वजह से? ड्यू टू करंट एलिमेंट्स। देखो करंट एलिमेंट का मीनिंग क्या है, अगर आपके पास एक वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो और उस वायर का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लूँ, एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, तो वो छोटा सा एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के काम आता है बायोसॉर्ट लॉ। ये इसकी लिमिटेशन बोल दो या कंडीशन बोल दो कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल करंट एलिमेंट्स। जैसे कूलम्स लॉ, सॉरी मैं कंपेयर कर रहा था इसको कूलम्स लॉ के साथ कंपेयर करना है बच्चों। जैसे कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, वैसे बायोसॉर्ट लॉ छोटे करंट एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर वायर, एक वायर कंसीडर कर लिया, किसी भी रैंडम शेप का हो सकता है, और इस वायर में कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अगर इस वायर में करंट है तो इसके अराउंड फील्ड होगा, बिल्कुल होगा सर। तो उस फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो उसके लिए क्या किया मैंने, इस वायर पे एक छोटा सा, पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, लेट अस से इतना, और इसका जो लेंथ या साइज है वो dl है। तो ये भी अपने अराउंड फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, और मैंने कहा भाई इसका फील्ड निकालो। तो क्वेश्चन आता है सर कहाँ निकालना है, तो मैंने एक पॉइंट भी बना लिया P जहाँ फील्ड निकालना है, और मान लो ये उस एलिमेंट से कुछ r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, और इस एलिमेंट की डायरेक्शन मैंने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया। तो ये हुआ एंगल बिटवीन dl एंड r वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। सो क्या है, एक वायर है बेसिकली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैंने उस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस एलिमेंट ने फील्ड क्रिएट किया, उसकी वैल्यू P पे कितनी होगी, तो उसको मैं dB से लिखता हूँ। तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि ये जो थोड़ा सा फील्ड होगा P पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से, वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में, वो डिपेंड करता है भाई उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, वो डिपेंड करता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पे, भाई सॉरी वो डिपेंड करता है साइन ऑफ एंगल थीटा पे, ये जो थीटा एंगल है इस पे, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। ये चार बातें ही बायोसोर्स लॉ की स्टेटमेंट में लिखनी है। देखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB, डी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि छोटे एलिमेंट की वजह से, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl उसका साइज है, ठीक है। कैरिंग करंट आई एट अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस P r, जो P पॉइंट हमारा r डिस्टेंस पे, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r। यही सेम स्टेटमेंट है बायोसॉर्ट लॉ की बच्चों, और इन चारों को हम कंबाइन करें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा यहाँ हटा के, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को यहाँ कांस्टेंट लगा k, एंड इस k की वैल्यू बच्चा लोग डिपेंड करती है हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इन जनरल यार हमें तो ऐसा ही सिस्टम पढ़ना है, तो हम ऐसा ही सिस्टम की ही बात करेंगे। ऐसा ही सिस्टम के अंदर इस k का जो वैल्यू रहता है, ये रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है, साइड में लिखा भी है देख लो, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, इसकी वैल्यू होती है। ये ऐसा ही सिस्टम की है। तो हमारे पास dB जो बनता है कुछ कुल मिला के वो बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कूलम्स लॉ में कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उससे मिलता जुलता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ म्यू नॉट है। म्यू नॉट होती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये वैक्यूम के लिए, यानी ये जो लॉ हम स्टेट कर रहे हैं वैक्यूम के लिए स्टेट कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायो-सॉर्ट्स लॉ। और बच्चा लोग अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए क्या करें, ऊपर भी हम आर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आई डी एल आर साइन थीटा, और ये एंगल डी एल और आर के बीच में ही है, तो उसको हम लिख सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो बच्चों तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा और ऊपर डी एल क्रॉस आर बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा ही में ही पढ़ना है। और अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम्हें कभी कभार गलती से पूछ ले सीजीएस सिस्टम की बात करो यार, तो सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो सिंपल जो फॉर्मूला बन जाएगा डीबी का वो बन जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमें ऐसा ही पढ़ना है, तो ऐसा ही का आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इसका नॉर्मल फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। नेक्स्ट, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फील्ड की, क्योंकि बायो-सॉर्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के काम आता है। सो डायरेक्शन भी तो निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो अगर वेक्टर फॉर्मूला, तो वो कुछ ऐसे लिखा था डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर मैंने लिखा था बाय आर क्यूब। तो डी एल क्रॉस आर, सर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दिख गया, और सर जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाता है तो वहाँ पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। सिंपली डीएल पे हथेली को रखा, आर की तरफ घुमाया उंगलियों को, अंगूठा बी की तरफ होगा। सो अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, ध्यान रखना, क्रॉस मिल गया इट मीन बी का जो डायरेक्शन है वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर है। डीएल और आर जिस प्लेन पे होगा बी उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो है वो एनसीईआरटी का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें तो जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट होता था, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोला करते थे वैक्यूम की, यानी एक फैक्टर जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में कितना सेटअप होगा। और वैसे ही यहाँ मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट आ जाता है, इसको बोलते थे मैग्नेटिक परमिबिलिटी। और अगर किसी मीडियम की बात होती है तो हम इसको एप्सिलॉन एम लिखते थे, इसको हम म्यू एम लिख देंगे। और अगर हम इनको रिलेट करते थे, इनकी रिलेटिव के लिए एप्सिलॉन आर लिखते थे, तो यहाँ पर म्यू आर लिख देते हैं। तो फैक्टर सेम है, बस ये टर्म्स हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं तो हम ये मैग्नेटिज्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका भी अपना एक बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा रिलेशन है कि अगर हम क्या करते हैं एप्सिलॉन नोट को म्यू नोट से मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन नोट होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन नोट, हाँ ठीक है सॉरी, म्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और क्या किया 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और 4 पाई से डिवाइड किया, कुछ चेंजेस तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के होता है, तो ये तो 1/k बना विच इज़ 1/9 × 10⁻⁹ ये भाई इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की, जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। और ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसकी वैल्यू अभी भी बड़ी 10⁻⁻7 होती है। तो कैलकुलेट किया आया 1/3 × 10⁸, वैसे 16 आता है और ये 9 होता है, 9 × 10⁻16, उसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अरे सर ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये बन गया 1/c²। खजाना हाथ लग गया, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कुछ और नहीं c² आता है। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि c² इज इक्वल्स टू 1/म्यू नोट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नोट, और c इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। स्पीड ऑफ लाइट जो कैलकुलेट की जाती है वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है इस फॉर्मूले से। और ये देखो ये दोनों चीज़ें वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू वैक्यूम के लिए 3 × 10⁸ आती है। और डिफरेंट मीडियम के अंदर म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू अलग होती है, जिससे c यानी स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है मीडियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या काम आ सकता है बच्चों, यूनिट पूछा जा सकता है आपसे म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट का, इस पूरे का बोलेगा भाई यूनिट बताओ, तो इसको यार 1/c² लिखा, c का होता है मीटर पर सेकंड, सो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, फिर रिवर्स कर देना हमारे पास यूनिट आ जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी बता सकते हो, इनका इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा, तो c की हेल्प से निकाल सकते हो तुम इसको।
और यहीं अगर किसी मीडियम के अंदर स्पीड पूछते हैं तो बच्चों इसको v लिख देते, 1 बाई यहाँ पर इसके साथ म्यू आर आ जाता और इसके साथ एप्सिलॉन आर आ जाता। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाता मीडियम के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो बच्चों ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है, c/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, और ये जो नीचे है इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल देंगे आगे जाके। लंबी कहानी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, रिजल्ट बहुत अच्छा पता होना चाहिए। अब सही है, बायोसॉर्ट्स लो काम क्या आता है, बायोसॉर्ट्स लो की एप्लीकेशन क्या है। तो वैसे तो काफ़ी सारी है, इन जनरल हम इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे किसी एक स्ट्रेट वायर की, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, उस पर करंट होगा, उसका फील्ड कैलकुलेट करें आसपास। फिर हम सर्कुलर लूप का भी निकाल सकते हैं, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे लूप आधा है, क्वार्टर पार्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये हम बायोसॉर्ट्स लॉ की हेल्प से करेंगे, ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। मीन हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो करंट कैरी कर रहा है, और अगर करंट कैरी कर रहा है तो वो एक फील्ड क्रिएट करेगा और हमें उसी फील्ड को कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। सो हमने एक लूप कंसिडर किया जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। इसका एक्सिस जो है उस पर एक पॉइंट कंसिडर किया पी, जहाँ पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक्सिस पे निकाल रहे हैं पहले हम, तो ये एक्सियल वाला है तो मैं लिख देता हूँ एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वो पॉइंट पी है ना, वो एक्सिस पे सेंटर से ठीक एक्स डिस्टेंस पे है, करंट फ्लो कर रहा है कुछ आई। तो अगर ये सारा कंसिडरेशन मैंने लिख दिया जो मैंने आपको बताया, तो अगर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और ऊपर से हमें बायोसॉर्ट्स लॉ यूज़ करना है बच्चों इस पर, तो बायोसॉर्ट्स लॉ यूज़ करने के लिए तो छोटा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया ए बी, यहाँ पर डी एल उसका साइज़ है, तो वो एलिमेंट पी पॉइंट से कुछ छोटे आर डिस्टेंस पे है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस से, इट्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर हम निकालते हैं वैल्यूज़ की, थोड़ा फील्ड है बिकॉज छोटा सा एलिमेंट है, तो डी बी लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, उसका साइज साइन ऑफ एंगल बाई डिस्टेंस स्क्वायर। एंगल कौन सा, इस डी एल का, इस डी एल का मैं डॉटेड लाइन से इसकी लाइन दिखा देता हूँ डायरेक्शन की, ठीक है, जिसके साथ बच्चों आर के साथ। तो यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, तो यहाँ पर मैं 90 पुट कर रहा हूँ। तो यह आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो इसको इक्वेशन नंबर में 1 नाम दे देता हूँ इस पर्टिकुलर को। अब जरा सोचो यार कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये तो वैल्यू आई, तो क्या डी एल और आर का क्रॉस होता है तो डी एल और आर जिस प्लेन पे उसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर दिखा दी ऊपर डी बी। तो ये एक एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड आया। अगर ये एंगल में थीटा कंसीडर करता हूँ, देखो बच्चों कुछ बुक्स में यहाँ पर इस एंगल को थीटा लेते हैं, मैं इस एंगल को थीटा लेके चल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कोस साइन, साइन कोस बदल जाएंगे आपस में। तो मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, बिकॉज इन दोनों लाइन का एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स ये दो हैं, इनमें भी थीटा ही होगा। तो इस डी बी का कंपोनेंट करें, एक आ जाएगा कोस कंपोनेंट, एक आएगा साइन कंपोनेंट। साइन वाला अलोंग द एक्सिस आया और जो कोस वाला कंपोनेंट है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आया। ये सिर्फ इस छोटे डी बी एलिमेंट का जो ए बी ने क्रिएट किया फील्ड। सोचो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है इस वायर पे, इस लूप में सभी फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर सबका फील्ड आएगा, कुछ कंपोनेंट्स अलोंग एक्सेस होंगे, कुछ परपेंडिकुलर होंगे, और जितने भी अलोंग एक्सेस होंगे वो साइन वाले होंगे और परपेंडिकुलर वाले कोस वाले होंगे। तो जितने भी परपेंडिकुलर है वो सब कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज सबका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, एंगल भी इक्वल बनेगा इस पॉइंट से। तो ऑल डी बी कंपोनेंट्स, डी बी कोस थीटा कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, बट जितने भी साइन वाले हैं वो सब अलोंग द एक्सेस अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे और टोटल फील्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये पूरी स्टोरी कहानी लिखी कि डी बी को रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, डी बी कोस थीटा, डी बी साइन थीटा, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का, लूप के सभी एलिमेंट्स के लिए देखें तो जो डी बी कोस थीटा है ना उन सब का सम जीरो होगा बिकॉज उन परपेंडिकुलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओनली सिर्फ डी बी साइन वाले जो हैं अलोंग एक्सिस हैं जो, वो कंट्रीब्यूट करेंगे फील्ड के लिए। तो अगर ऐसा है तो जितना भी टोटल फील्ड होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ डी बी, कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पर मैं बोलूँ डी बी का सर साइन वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर पर्टिकुलर। सो इट्स इंटीग्रेशन या सिग्मा कुछ भी साइन लगा सकते हो। डी बी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों यहाँ, ठीक है। सो डी बी की वैल्यू है यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई डी एल, और यहाँ पर था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू साइन ऑफ थीटा,
ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हम ट्रायंगल से निकाल सकते हैं पीछे वाले डायग्राम से, वो आर बाई अंडर रूट ऑफ दिस टर्म आ जाएगी आपके पास। सो सिंपली इट्स म्यू नोट ओवर 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इस साइन थीटा का वैल्यू आया आर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में बच जाएगा डीएल। ठीक है, डीएल जो है वो तो छोटा सा एलिमेंट है, अगर हम सभी डीएल एलिमेंट्स को जोड़ दें तो पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा विच इज़ 2 पाई आर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व करें तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर डिवाइड बाई, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू यहाँ से आया 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, 2 पाई एज इट इज़ रखता हूँ, कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो फील्ड आएगा बच्चों ये आएगा अलोंग एक्सेस, वो एक्सेस के अलोंग था सारा का सारा, एड अप हो रहा था सबका। ठीक है, अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, अगर बहुत बार ऐसे लूप को कर रखा है तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पर इसकी पूरी जो टर्म है इसमें एक कैपिटल एन ऐड कर देना है, और क्या है बस यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो आपको गिवन है। तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। अच्छा लो, इसमें अब एक चीज़ और, एक दो चीज़ें और ध्यान रखना, इसमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो सिंपली राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें, आप अपनी फिंगर्स को अलोंग करंट मूव करवाएं, थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा, हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पे आते हैं, जैसे व्हेन एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, पॉइंट बहुत दूर है, रेडियस उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी ये पॉइंट बहुत दूर लेके जा रहा हूँ इधर, तो आपको पता है बी का जो फॉर्मूला है अभी उसमें क्या करो, आर को इग्नोर कर दो। कौन सा आर, जो मल्टीप्लाई में नहीं है, जो प्लस या माइनस में हो, तो प्लस माइनस में तो नीचे वाला है, तो इस आर को इग्नोर कर दो। ये बन जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बन जाएगा नीचे, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो ये बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर 2 पाई है, वैसे 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, आई इंटू आर स्क्वायर ओवर यहाँ पर बन जाएगा एक्स क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूला बन गया, थोड़ा सा इसको सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, आप अलग से भी डेरिवेशन कर सकते हो लेकिन इसी का भी रिजल्ट के फॉर्म में बता सकते हो। एट सेंटर, सेंटर पे ही बता दो यार कितना फील्ड होगा, तो सेंटर के लिए x0 पुट कर दो। सो बी का जो वैल्यू आएगा सेंटर के लिए वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आर स्क्वेयर, और देखो इस बार ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो यहाँ आर एज इट इज़ है लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो नीचे आर क्यूब लिखा है बच्चों। कुछ कैंसिल वैंसिल, हाँ अब कैंसिल वैंसिल कर देते हैं, एक तो आर स्क्वायर से ही कैंसिल हुआ। सो म्यू नोट ओवर ये बनेगा 2 पाई आर। अच्छा एक टर्म तो मिस कर रहा था यार, आई मैं बोल रहा हूँ कुछ मिसिंग है, आई भी था इसके साथ ये वाला टर्म में। ठीक है, म्यू नोट आई ओवर 2 इंटू आर, ये फॉर्मूला बन गया। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाई 2 आर, या अगर मुझे 4 पाई की ही टर्म में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख दूँ म्यू नोट बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको ना, 2 पाई से ये बन जाएगा 4 पाई इंटू आर, और ऊपर भी 2 पाई इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, इसकी टर्म में लिख दो चाहे ऐसे लिख दो यार, दोनों ही सेम चीज़ है, कोई अलग थोड़ी है। और अगर उसमें भी अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा हो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, लूप में बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, सो फॉर्मूला बिकम्स म्यू नोट एन आई ओवर 2 आर, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बोलता हूँ रात दिन सोते जागते आपको पता होना चाहिए, ये वाला या फिर ये वाला सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स एन है। ये सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला, अगर पूरा लूप है तो। डायरेक्शन के लिए भी मैंने बताया ये रूल यूज़ कर सकते हैं भाई, देखो अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से रखो कि फिंगर्स की जो कर्ल है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ है, जो लूप में करंट का डायरेक्शन है, तो उस टाइम पे जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो अगर वो ऐसा है तो अलोंग एक्सेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट केस है फॉर लूप विद एंगल थीटा। इसका मतलब क्या है कि सर अगर पूरा लूप नहीं है, उसका कुछ पार्ट है, जैसे एक्स से वाई पार्ट है, इतना सा पार्ट है, थीटा एंगल बना रहा है, तो कितना वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो सिंपली है यार, देखो म्यू नोट आई बाई 2 आर, ये जो है ना, ये फील्ड पूरा 360 डिग्री में फैला हुआ है,
या जिसको मैं बोलूँ तो 2 पाई रेडियन एंगल में फैला हुआ है ना। तो 1 डिग्री का निकालो यार, 1 डिग्री का निकालना है तो सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2r बाई 360, ठीक है। और अगर थीटा डिग्री का निकालना है सो इट्स म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन हो उसका निकाल सकते हो। ये है डिग्री के लिए, अगर डिग्री में पूछ ले तुमसे। और अगर आपको रेडियन में पूछा तो सिंपली म्यू नॉट आई ओवर 2r इंटू जो भी एंगल गिवन होगा डिवाइड बाई 2 पाई। इससे क्या होगा, आप एंगल फील्ड निकाल सकते हो रेडियन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको मान लो ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा होता है, यहाँ ये 60 दिया होता, ठीक है। तो 60 दे रखा है तो यहाँ जस्ट आप 60 पुट करते तो 60/3 1/6। तो पूरे लूप में जितना फील्ड होना चाहिए उसका 1/6 आ जाता। अगर आपको हाफ लूप का बोल दे, ये आपके पास हाफ लूप है इस तरह से, ठीक है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा यार। हाफ एक तो या तो पूरा देख लो यार, पूरा जो है वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 2r, उसका आधा कर दो, अदरवाइज फॉर्मूले का यूज़ करो। अगर ऐसा है तो इस केस में पूरा एंगल जो बनेगा बच्चों 180 बनेगा, या पाई बोल दो उसको, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। 180/360 हाफ, तो आपके पास हाफ आ जाएगा किसका, म्यू नॉट आई बाई 2r का। तो आप इस तरह से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस डायरेक्शन निकालना है तो फिर से वो रूल यूज़ किया, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगा, आपका क्रॉस की फॉर्म में होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन भी पता होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, वाई। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। एक बहुत इन्फाइनाइट लेंथ की एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से भी हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, ये वाला जो डेरिवेशन है ये हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से भी करते हैं और विदाउट उसके भी करते हैं। तो ये कई बार मेंशन कर देते हैं कि विदाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ ये ड्राइव करो, तो ये उसका डेरिवेशन है। सो हमने एक वायर कंसीडर की जिसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहे हैं, इन्फाइनाइट लेंथ है उसकी। अब कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है। तो अगर ऐसा है तो हम कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेटर से यहाँ पर कोई छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया dl लेंथ का, ठीक है। इसका डायरेक्शन अलोंग करंट लेते हैं। सो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो भी हम कुछ कंसीडर कर लेंगे r, लेटर से, ठीक है। ये जो एंगल है ये भी हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अच्छा सर, अगर मुझे इसका डेरिवेशन करना है तो डिस्टेंस तो वेरी करता है वायर से, तो हम क्या करते हैं इस केस में एक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ये क्या है, ये उस पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि एक ही होता है, फिक्स होता है। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो क्या कंसीडरेशन में ये लिखना, एक वायर है आई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमने एक पॉइंट पी लिया जहाँ पर हमें हमें फाइंड करना है फील्ड कितना होगा। उस पॉइंट पी का वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। हमने वही छोटा सा एलिमेंट लिया dl साइज का, हाई डिस्टेंस r दिख रहा है तुम्हें। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वहाँ जो फील्ड होगा, क्या मैं उसको d भी लिख सकता हूँ, एंड उसकी वैल्यू होगी आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही तो होता है, आई इंटू डी एल इंटू साइन ऑफ दिस थीटा। इस बार ये 90 वगैरह नहीं है, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सर बिल्कुल, हमने ये फील्ड लिख लिया, इतना वैल्यू होगी उसकी। अच्छा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी मुझे पता है, डायरेक्ट रूल से निकालेंगे, लेकिन अब वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो अगर मुझे टोटल वायर का निकालना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, लेकिन सर इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वायर का तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पूरे का dB का। लेकिन सर इंटीग्रेशन करते टाइम वेरिएबल कोई एक होना चाहिए, इसमें dl भी कुछ भी हो सकता है, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, क्योंकि एलिमेंट यहाँ होता तो एंगल अलग बनाता और डिस्टेंस r भी अलग अलग होता। तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो हमने क्या किया, इन वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए कुछ किया। अब मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। यहाँ बहुत सारे वेरिएबल है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम लग के यहीं छोड़ देता हूँ। अब सबकी वैल्यूज़ निकालते हैं रैंडमली। सबसे पहले इस छोटी सी टेंगल में इस एंगल को मैंने फाई कंसिडर कर लिया, फाई। क्या ये एंगल 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप उस टेंगल में देखिए, इन टेंगल कौन सा भाई, ओ पी, और इसका हम एक्स नाम दे देते हैं। ट्रेंगल ओ पी एक्स में अगर आप देखो तो आपको थीटा प्लस फाई जो है वो 90 दिख रहा है। तो कहीं पर भी मुझे थीटा को लिखना हो तो वो मैं 90 माइनस फाई लिख सकता हूँ। सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्यों ना मैं डी एल साइन थीटा और आर सबकी वैल्यूज मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इन टर्म ऑफ फाई और ए की टर्म में। ऐसे ही मैंने किया। तो सबसे पहले मैंने निकाला साइन थीटा। तो क्या साइन थीटा को मैंने साइन 90 माइनस फाई, और या इसको मैं सिंपली साइन 90 कोस में बदल जाता है ना, कोस फाई बदल दिया।
तो जहाँ भी साइन थीटा दिखा मैं उसको कोस फाई लिख सकता हूँ। दूसरा, इस छोटी सी ट्रायंगल के अंदर ही दोबारा से देखो, तो अगर मैं इस एंगल को मीन समझ रहा हूँ तो ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ऐसा हुआ। तो मैंने सबसे पहले बच्चों निकाला इसमें ये डिस्टेंस लेटर से एल कंसिडर कर लेता हूँ, पता लग जाएगा क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल से मुझे अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट ऑफ दिस फाई परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा वो होगा एल बाई ए। तो यहाँ से बच्चों एल आया ए इंटू टेन फाई, लेकिन मुझे एल नहीं डी एल चाहिए, तो मैंने तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया। ए कांस्टेंट है, टेन का बनता है सेकंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, मुझे डी एल का वैल्यू मिल गया, बचा आर। तो मैं उसी सेम ट्रायंगल में कोस ऑफ फाई निकालता हूँ। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ए है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो ए बाय आर, तो आर यहाँ से आ गया ए बाय कोस फाई। तो मैंने तीनों की वैल्यू निकाली बच्चों, साइन की, डी एल की और आर की। अब ये तीनों वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग और वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही कुछ बच्चों ऐसा बन जाएगा, p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट ओवर 4 पाई, आई एज इट इज था, डीएल की जगह था a सेकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये डीएल की वैल्यू थी। इनटू में साइन थीटा था जिसको चेंज करके हमने लिख दिया था कोस फाई, बाय डिस्टेंस स्क्वायर था आर स्क्वायर, और आर को लिखते हैं a बाई कोस फाई, इसका स्क्वायर किया। तो अगर थोड़ा सा आप इसको चेंज करो तो आपको देखो कांस्टेंट भी हम इसको बाहर निकाल देंगे, अभी कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखो कोस स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोस और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बन जाएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई आई इंटू ए इंटू सेकेंड स्क्वायर फाई इंटू कोस फाई इंटू डी फाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर फाई ऊपर चला गया, ये इसको बच्चों कैंसिल कर देगा, एक ए ने इस ए को कैंसिल किया, इंटीग्रेशन का साइन अभी हमारे साथ है ही। तो म्यू नोट कॉन्स्टेंट बाहर आया, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर है, आई कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ बचा कोस फाई डी फाई, एंगल की टर्म में बचा सिर्फ, और एंगल कौन सा, ये वाला फाई, ये वाला फाई। तो सर अगर मेरा एलिमेंट मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मेरा एलिमेंट जो यहाँ से यहाँ तक है, लेट अस से ये है फ्रॉम एम पॉइंट से एन पॉइंट तक, तो अगर ऐसा है तो मैं इस पी पॉइंट से अगर एंगल बनाता हूँ तो क्या इसका पी पॉइंट से एंगल जो है इतना इधर बनता, और एन पॉइंट तक अगर देखूँ तो बच्चों ये एंगल इतना ऊपर बनता, ठीक है ना, दो एंगल बन रहे हैं। इस पी रेफरेंस वाली लाइन है हमारी, ए डिस्टेंस वाली, इससे नीचे एंगल है, लेटर से इसको थीटा 1 लिखा, ऊपर का एंगल है थीटा 2, नीचे एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहा हूँ और ऊपर जो है क्लॉकवाइज, तो मैं नीचे की तरफ है उसको नेगेटिवली एंगल, ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे एम से लेके एन, अगर मुझे फाइनाइट लेंथ के लिए चाहिए, फॉर फाइनाइट लेंथ, फाइनल लेंथ उस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो आप एम से लेके एन तक है, तो क्या करूँ मैं इस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए इंटीग्रेशन कोस फाई डी फाई, और लिमिट लगा सकता हूँ माइनस फाई 1 से फाई 2, क्योंकि अगर मैं एम से लेके एन लेंथ की बात करूँ तो ये फाई 1 नीचे एंगल बना रहा है, फाई 2 ऊपर, और नीचे माइनस और ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि एक रेफर लाइन से दोनों अलग अलग एंगल ट्रेस कर रहे हैं। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें, यार कोस का तुम बता सकते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, इट्स म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, साइन ऑफ फाई वैल्यू पुट कर देते हैं पहले अपर लिमिट, तो सिंपली साइन ऑफ फाई 2 माइनस माइनस का साइन ऑफ फाई 1, तो ये बच्चों प्लस बन जाएगा। सो बी का हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है म्यू नोट ओवर 4 पाई आई बाई ए इंटू में, देखो दोनों एंगल प्लस ही बन जाएगा, कि माइनस बाहर आ जाता है प्लस बन जाएगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अगर एक हमारे पास वायर है फाइनाइट, अगर मेरे पास एक फाइनाइट वायर है बच्चों, इन्फानाइट का नहीं है अभी, इन्फानाइट का इसी से बना लेंगे हम, तो फाइनाइट वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि देखा जाए उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस भी होती हैं, पॉइंट की प्रेजेंस का भी होता है, एक साइड कम वायर एक साइड ज़्यादा वायर उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन होता है। अब इसी से हम इन्फानाइट वाला केस बना सकते हैं, फॉर
इन्फानाइट वायर ये लिख रखा है देखो। अगर वायर इन्फानाइट है तो इस पॉइंट से बच्चों देखो अगर एलिमेंट यहाँ होता तो छोटा एंगल बनता, एलिमेंट यहाँ होता तो ये एंगल बन जाता है ना, ये एंगल बनता है। अगर यहाँ एलिमेंट होता तो ये एंगल, अब ये तो इन्फानाइट तक है तो एंगल बढ़ता 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 इधर भी बच्चों 90 बन जाएगा π/2 और इधर भी 90 बन जाएगा π/2। तो अगर इन्फानाइट वन एंगल है, अगर इन्फानाइट वायर है तो φ1 नीचे की तरफ -π/2 लेंगे और φ2 +π/2। वैसे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इनका साइन कंसिडर कर चुके हैं फॉर्मूले में। तो सिंपली बोल सकते हो कि φ1 φ2 दोनों बराबर है π2 है दोनों। तो फॉर्मूले में पुट करें b = μ0/4πi/a। यहाँ पर साइन φ1 प्लस साइन φ2 साइन 90 प्लस साइन 90/1 + 1 2 आ जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला बना μ0/i/2π × a। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए b कैलकुलेट करने का एक इन्फानाइट वायर का। अगर हम, ये इंपॉर्टेंट था बच्चों याद रखने से फॉर्मूले को, एक वायर के पास किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो। यहाँ पर μ0 पता है तुम्हें क्या है, आई करंट है वायर का, 2π फिक्स है, a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पर हम फील्ड निकाला करेंगे। अगर आपको पॉइंट जो वायर के ऊपर नहीं है लेकिन वायर के एक्सियल लाइन पे, मतलब वायर जो है ना उसको कंप्लीट बनाने की ट्राई करो, जो लाइन आएगा उसी पे p दिख रहा है, अगर ऐसा है तो b का वैल्यू 0 होता है बच्चों, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर एंगल वाइज देखो तो 0 और 180 एंगल बनता है, उससे हम फर्दर सोल्व कर लेंगे। बिकॉज इस पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखें आपको एक डायग्राम दिया मैंने कि इस तरह से एक लूप है, यहाँ से लेके मान लो इसका नाम रख देते हैं कुछ, ए पॉइंट, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। वायर में कुछ ऐसे करंट जा रहा है, तो ये कोई सेंटर पॉइंट है और ये मान लीजिए रेडियस आर है और कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस पूरे अरेंजमेंट का फील्ड बताओ ओ पे, भाई ओ पे अगर मुझे फील्ड निकालना है तो यहाँ पर फील्ड कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है फील्ड के लिए। तो सर फील्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो ए बी पोर्शन वाली वायर का होगा, वो होगा बी सी डी पोर्शन का भी होगा, वहाँ पर फील्ड डी ए भी होगा। लेकिन सोचो क्या ए बी, ए से बी वायर के ऊपर है पॉइंट, नहीं सर, उसको अगर आगे मैं एक्सटेंड करूँ तो उसकी एक्सियल लाइन वाला है, तो सर इसकी वैल्यू तो जीरो हुई। ऐसे क्या ये डी ई वायर के ऊपर है, नहीं सर, लेकिन इस पॉइंट को अगर मैं बनाऊँ तो उसकी एक्सियल लाइन पे दिख रहा है, तो इसका भी फील्ड जीरो है। लेकिन सर बी सी डी तो आधा लूप है और आधे लूप के सेंटर पे भी हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है, हाफ ऑफ μ0I/2r। तो तीनों का सम कर दीजिए बच्चों, टोटल फील्ड हमारे पास आ गया, जो भी वैल्यू हुई। डायरेक्शन बताना है तो आप राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं, भाई इसमें करंट इधर है, नीचे शायद डाउनवर्ड आएगा तो मैं डाउनवर्ड बना देता हूँ। बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसका भी तुम बना सकते हो यार, मेरे ख्याल में सिर्फ डायरेक्शन का ही खेल है, अपवर्ड आएगा, बाकी तो सेम रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विच इज़ एम्पियर सर्कुलर लॉ। जैसे गोज लॉ की इंपॉर्टेंस है वैसा ही कुछ ऐसा लॉ है यहाँ पर, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो है क्या ये लॉ, मान लीजिए हमारे पास कुछ वायर्स हैं, 1 2 3 कुछ जितने भी मान सकते हो, उसमें कुछ करंट जा रहा है I1 I2 I3, और हमने उस वायर के बाहर ऐसे एक लूप कंसिडर किया, और लूप किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इरेगुलर, किसी भी शेप का। उस लूप के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी उस लूप की लेंथ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, थोड़ा सा बोलना चाहिए तो उसको तुम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। तो किसी भी क्लोज्ड लूप का जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा म्यूनो टाइम्स होता है करंट के। जैसे इस पर 3 वायर्स आ रही हैं, इसका करंट I1 I2 I3 है, तो तीनों का सम कर दीजिए। सो इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लीजिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं B.dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज लूप। तो यहाँ पर भाई इसका ये साइन बना दीजिए क्लोज लूप का, इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यूनो टाइम्स टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है उस लूप के अंदर। लूप के अंदर मतलब ये लूप की जो पेरिफेरी है, इसके अंदर जितनी भी वायर्स करंट लेके जा रही है उन सबका सम करना है। बट ध्यान रखना यहाँ पर तुमने यूज़ करना है आई को प्रॉपर साइन के साथ। प्रॉपर साइन का मतलब क्या है, प्रॉपर साइन का ये मीनिंग है, हो सकता है कुछ वायर करंट लेके आ रही है, कुछ लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पर उनका सबका अलजेब्रिक सम लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक चीज़, ये सभी लूप के लिए वैलिड है, लूप का शेप कैसा भी हो सबके लिए वैलिड है। और आई जो है वो एक्चुअल में सम ऑफ आई है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ये इमेजनरी लूप है, ठीक है, इसमें ये वायर जो है ये करंट लेके जा रही है मान लो 5 एम्पियर, और ये वापस लेके आ रही है मान लीजिए 5 एम्पियर, तो इस केस में टोटल करंट हम 0 काउंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक वायर और बना दी इसी के अंदर, ये भी ऊपर लेके जा रही है 2 एम्पियर, तो जाने वाली 7 आने वाली 5, तो ओवरऑल अब कितना ले जाएंगे इसको 2 एम्पियर। तो दिस इज द नेट, इज द सम ऑफ ऑल द करंट्स।
अब इस एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनमें जनरली सोलेनोइड का मेन है हमारा। टोरॉइड इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एक सोलेनोइड का, पहली एप्लीकेशन इसकी। तो सोलेनोइड कौन सी, इनफाइनाइट लेंथ की। तो पहले तो सर सोलेनोइड होती क्या है। तो भाई सोलेनोइड क्या है, अगर एक हम क्या करें, कॉपर की वायर लें, इंसुलेटेड मीन्स उसके ऊपर एक इंसुलेशन है, और उसको हम हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर दें, ठीक है। टाइटली वाउंड होनी चाहिए, इस शेप को सोलेनोइड बोलते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर टाइटली वाउंडेड इन द शेप ऑफ हेलिक्स, जैसे तुम देख रहे हो, तो इसको सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है बच्चों, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस होती है, यही बात ध्यान से समझ लो। अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होता है, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट। बी से लिखते हैं अगर हम उसको, वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड को इंडिकेट करती हैं। उसके बाहर फील्ड होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए उसको ऑलमोस्ट इग्नोर करके चलते हैं। नो फील्ड बाहर, इधर ऊपर नीचे, एंड्स पे भी होता है, बीच सेंटर में जितना है उससे आधा होता है लगभग। और हम इन्फानाइट सोलेनोइड की बात करेंगे बच्चों, तो उसके एंड्स की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी है, तो अंदर वाले फील्ड की ही बात होगी। इन जनरल फाइनाइट सोलेनोइड का अलग डेरिवेशन होता है, ये हम इनफाइनाइट के लिए कर रहे हैं। और वैसे आपकी बुक में मेंशन नहीं है इनफाइनाइट का, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिलेबस में यही है हमारे। तो मान लीजिए इस तरह से एक सोलेनोइड वाउंडेड है, हम देख सकते हो कॉपर है, एक कॉपर का वायर वाउंडेड है, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ये इसका डायग्राम है। इसी डायग्राम को हम एक और तरीके से बनाते हैं। क्या किया, देखो इस वायर को मैं देखूं जरा, तो ये वायर कुछ बच्चों यहाँ से नीचे से एंटर की और ऊपर से घूम के आ गई, यहाँ से वायर बाहर आ रही है ऐसे। तो बाहर के लिए मैं यहाँ डॉट वर्ड यूज़ कर देता हूँ। फिर वो नीचे गई यहाँ पर, अंदर एंटर की तो क्रॉस। तो मैं ऊपर की तरफ बच्चों डॉट बना देता हूँ। डॉट बनाने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो वायर है वो करंट लेके बाहर आ रही है, और क्रॉस का मीनिंग क्या है कि वो वायर जो है वो वापस नीचे की तरफ जा रही है। तो आप ऐसे डॉट या क्रॉस रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। ये जो मैंने डॉट का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ये वायर के लिए दिखाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन से इसके बीच वाले रीजन में, जैसे आप तुम देख रहे हो। सो लेट अस से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर का यूनिफॉर्म फील्ड है क्योंकि पैरेलल लाइंस मैंने बनाई है। तो कंसिडरेशन में वही सेम सारी कहानी लिखनी है। हमने एक सोलेनोइड लिया सर, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखना, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। जो छोटा एन है बच्चों यहाँ पर, वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन बाय लेंथ। तो इसी को छोटा एन लिख देते हैं, छोटा एन ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े एन से। तो उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट बी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बला 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 वो सारा लिख रखा हमने। बाहर फील्ड नेग्लिजिबल है, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो ले रखा है। डायग्राम दोनों दिखा दी। अब सर हमें करना क्या है, हमें फील्ड निकालना है इसके अंदर, ये बी कितना है। तो सर कैसे निकालें, तो मैंने कहा एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करेंगे। तो अगर ऐसा है तो सर हम उसके लिए लूप कंसीडर करें। तो हमने एक लूप कंसीडर कर लिया, देखो कुछ इस तरह का, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप कंसीडर किया। ये कहानी लिख देते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर, देखो गोज लॉ में जो सरफेस कंसीडर करते थे उसको गोजन सरफेस बोलते थे, वैसे ही जो यहाँ इमेजनरी हम लूप लेते हैं उसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। कंसीडर रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप, ठीक है। जो आधा अंदर है आधा बाहर है, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर एस। तो ये पॉइंट लेटर से पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। बना लिया हमने। अब पी के और एस है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। अब इस क्लोज्ड लूप में अब देखो यहाँ पर आपको डॉट दिख रही है काफ़ी सारी, मतलब बहुत सारी वायर्स से करंट लेके आ रही है, मतलब बाहर आ रही है ऐसे। तो इस लूप के लिए एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग एम्पीयर सर्कुलर लॉ। तो वो तो सर क्या कहता है, वो कहता है कि भाई बी डॉट डी एल है ना जो क्लोज पाथ का, वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के। अब एक वायर में करंट आई है तो इसमें तो बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारी है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या मैं यहाँ इतने इतने रीजन वालों को मैं एन लिख देता हूँ एक बार, और एक का करंट आई है तो एन टाइम्स आई लिख देता हूँ। यहाँ बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर बी डॉट डी एल चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये बी डॉट डी एल, बी से डी एल, पी से क्यू रीजन का, क्यू से आर रीजन का भी है बी डॉट डी एल, आर से एस रीजन का भी है बी डॉट डी एल, और एस से पी रीजन का भी है बी डॉट डी एल। और सब कुछ किसकी इक्वल है, म्यू नॉट एन इंटू आई के, ठीक है।
कुछ ऐसा ही सीन तो है। अब इन चारों की अलग अलग वैल्यूज़ निकालो यार। अब देखो सबसे पहले समझ लो, क्योंकि अगले पेज पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। पी से क्यू पहला लूप जो है उसकी लेंथ अलोंग द फील्ड है, बी भी उधर है, पी क्यू भी उधर है, थीटा 0 होगा इस केस में। इस केस में थीटा 90 है, इस पर 0 है, लेकिन बाहर ऑलमोस्ट फील्ड 0 है बच्चों, और यहाँ फिर अगेन थीटा 90 है। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सो अब हम निकाल लेते हैं पहले के लिए, स्पेशल केस से पहले निकालते हैं। देखो फर्स्ट केस में यही सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ। तो बी डॉट डी एल निकाल रहे हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में आ जाएगा इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, क्योंकि यहाँ पर कोस 0 1 बन जाएगा, प्लस ये वाला बच्चों 0 आ जाएगा, रीज़न क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तीसरा बी का वैल्यू 0 होने की वजह से भी 0 आ जाएगा, और फोर्थ जो है फिर से एंगल 90 है, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया म्यू नोट एन इंटू आई। तो डी एल लेंथ मान लो छोटे से एलिमेंट का पार्ट था, यहाँ से यहाँ पूरी लेंथ एल कंसीडर कर रखी है हमने। तो यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ इसको फर्दर। सो बी इंटू टोटल लेंथ एल है, लेटर से बन गया, इंटीग्रेशन करने के बाद बना म्यू नोट एन इंटू आई। ये एल उठा के इधर ले आओ तो हमारे पास बन गया बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट एन बाई एल इंटू आई। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को तो हम छोटा एन लिखते हैं यार, म्यू नोट एन इंटू आई। सो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमें चाहिए था। सो अगर हमारे पास एक सोलेनोइड है, इन्फाइनाइट सोलेनोइड, उसके अंदर का यूनिफॉर्म फील्ड ऑलमोस्ट इतना होता है, म्यू नोट एन आई। ठीक है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई यहाँ पर करंट है जो उसमें फ्लो कर रहा है। इफ कोर इज इनसाइड सोलेनोइड, भाई सोलेनोइड खाली नहीं है, उसके अंदर एक कोर रख दिए इस तरह से यहाँ पर कोई। तो अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज हो जाता है, म्यूर टाइम्स हो जाता है म्यू नोट के। अगर मैं इसको खाली वाले को म्यू नोट से लिखता हूँ, तो मटेरियल जो तुमने इंसर्ट किया उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी की कुछ वैल्यू होगी, तो नया फील्ड उसके मल्टीपल में चला जाएगा। या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो म्यू आर इंटू म्यू नोट एन आई, ये बन जाता है, फील्ड इंक्रीज हो जाते हैं इन जनरल। तो खासकर अगर हम कौन सा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, फेरो मैग्नेटिक, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो फेरो मैग्नेटिक के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसको एज अ कोर यूज़ करते हैं, तो फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड्स, सोलेनोइड्स के एंड पर ऑलमोस्ट हाफ होता है। वैसे तो कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, यहाँ सिंपली याद रखो एट एंड्स जो है वो हाफ वैल्यू होती है, हाफ ऑफ म्यू नोट एन आई। ठीक है, सो ये डायरेक्ट याद करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सो सेकेंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। भाई ये डेरिवेशन हमने विदाउट एम्पियर सर्किट लॉ भी कर लिया है, लेकिन अब हम यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ इसको पढ़ते हैं। तो फिर से वही कंसीडर कर लिया, वायर ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है। तो भाई यूज़ करने के लिए कंसिडरेशन वाली कहानी लिख देंगे, वायर आई करंट एट डिस्टेंस ए पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द फील्ड। तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करना है तो हम यहाँ पर एक लूप कंसिडर करेंगे। तो मैंने एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री मिलेगी, क्योंकि सर्कल अगर है तो रेडियस अगर मैं उसको ए कंसिडर करता हूँ, हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे तो सेम फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट लिया डी एल साइज़ का, तो फील्ड भी टेंजेंशियल होता है। अगर आप देखो लूप बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, तो फील्ड भी उस इंस्टेंट का कुछ इस डायरेक्शन में, थीटा हमें 0 मिल जाएगा दोनों के बीच का। तो लगाते हैं अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो आपको पता है बच्चों, वो तो होता है बी नोट डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, आई जो इस वायर में करंट है। क्या इसको मैं बी इंटू डी एल इंटू कोस ऑफ 0 लिख दूँ? अरे लिखा जा सकता है यार। सो क्या मैं इसको b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, क्योंकि कोस तो 0 1 बन गया, म्यू नोट आई है ना। हमें b निकालना है, इस बार ध्यान रखना, b एज इट इज रखो। डी एल छोटा सा एलिमेंट है, पूरे का सर्कमफ्रेंस, तो बनता है कितना बच्चों 2 पाई इंटू रेडियस विच इज a, तो म्यू नोट आई। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई ओवर 2 पाई a। देखो भाई ये छोटा सा डेरिवेशन आ गया, ये सेम मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये सेम डेरिवेशन हमने किया था बच्चों विदाउट एम्पियर सर्किट लॉ, अगर आपको याद होगा तो देखो ये हमने इतना बड़ा ये डेरिवेशन किया था पहले, फिर इसका रिजल्ट आया था फाइनाइट वाला, फिर इसमें इन्फाइनाइट की कंडीशन पुट की थी, और देखो ये सेम रिजल्ट हमारे पास आया था ये। और ये अब हमने बगैर एम्पियर सर्किट, हमने यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ जब ये ड्राइव किया तो 4 से 5 स्टेप के अंदर हमने कर लिया। तो दोनों ही क्यों करवाए मैंने, बिकॉज आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों यूज़ करके इसका या विदाउट यूजिंग दैट। एंड ये जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा भी, एक वायर है, तो वायर के पास ए डिस्टेंस पे कुछ फील्ड होता है,
वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी के बेस पे एक दो चीज़ें हो रहे हैं, जैसे ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस साल भी। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर दो वायर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, ये मैं केस कर रहा हूँ जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो दोनों वायर्स के बीच में फोर्स होगा, तो वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सपोज दो वायर हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। पहले में करंट जा रहा है आई वन, दूसरे में आई टू। दोनों फील्ड क्रिएट करेंगे। पहली वायर ने फील्ड क्रिएट किया, दूसरी वायर को वो मिल रहा है, तो दूसरे पे फोर्स लगा। दूसरी वायर ने भी फील्ड क्रिएट कर रखा है, पहले को मिल रहा है तो पहले पे भी फोर्स लगेगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो दोनों को वन बाय वन चेक करते हैं, किसी एक वाले को सोल्व करते हैं। पहले लेट अस से एक्स वाई वायर की बात कर रहा हूँ। उस वायर से डी डिस्टेंस पे दूसरी वायर रखी हुई है जिसमें आई टू करंट जा रहा है। तो क्या एक्स वाई वायर बिकॉज ऑफ दिस आई वन करंट एक फील्ड क्रिएट करेगी अराउंड? बिल्कुल सर। उसकी फील्ड की वैल्यू देखो, मैं एक्स वाई वायर की बात कर रहा हूँ जिसमें करंट आई वन है, इसका फील्ड डी डिस्टेंस दूर यानी यहाँ पर बी वन होगा। पहली वायर का फील्ड बी वन लिख रहा हूँ, डायरेक्शन निकाले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है, कितना आएगा म्यू नोट, फील्ड इसने क्रिएट किया तो आई वन डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 पाई इंटू डी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्या ये फील्ड बी वन जो है पहली वायर ने क्रिएट किया, लेकिन इस फील्ड में दूसरी वायर रखी हुई है, तो दूसरी वायर पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन दूसरी वायर एक्स डैश वाई डैश, किसका? पहले के फील्ड का। फील्ड पहला, पहली वायर का फील्ड दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स दूसरी वायर पे लग रहा है, इसलिए मैंने लिखा F21। दूसरी वायर पे फोर्स लगा, लगाया पहले ने, लगाया पहले की फील्ड ने, तो क्या होगा करंट, भाई जिस पे फोर्स लगता है उसकी वैल्यू, करंट जिस पे फोर्स लगता है उसका करंट आई टू, लेंथ इसकी मान लो जिस पार्ट पे लग रहा है वो एल है, इंटू बी वन। सो आई टू इंटू एल इंटू बी वन, बी वन की वैल्यू है म्यू नोट आई वन ओवर 2 पाई इंटू टी। सो ये हमारे पास फोर्स आया। अब इन्फानाइट वायर है तो लेंथ का कोई आइडिया नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ F21/L, लेंथ को इधर ले आया, तो हमारे पास बन गया ये म्यू नोट आई वन आई टू ओवर 2 पाई टी। तो हमारे पास बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। यानी दूसरी वायर पे एक फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन चेक करें इस रूल से, फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, फोर्स इधर लगा, तो ये F21 का डायरेक्शन बच्चों कुछ ऐसा आया। सिमिलरली अगर मैं तुमसे इसका जस्ट रिवर्स पूछ लूँ, सिमिलरली तुम निकाल सकते हो बच्चों F12/L, वो भी कुछ अलग नहीं, इतना ही आएगा म्यू नोट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी, ठीक है। तो वो भी आपके पास आएगा, उसकी डायरेक्शन आप देखोगे तो वो अंदर की तरफ आएगी। तो अगर ऐसा है, लिखना आपने, ये लिखना ये किस तरफ है, ये टुवार्ड्स लेफ्ट अगर आया तो ये बच्चों टुवार्ड्स राइट आएगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को लेफ्ट राइट में लग रहा है, इट मीन दे स्टार्ट, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इससे प्रूफ भी हो जाता है, आपसे पूछ सकता है प्रूफ करना भी, अट्रैक्ट करिए ये प्रूफ करो। कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो निकालना है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास निकालने का तरीका है म्यूट आई वन आई टू ओवर 2 पाई इंटू दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अगर किसी केस में वायर की लेंथ दे दिया आपको, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला म्यू नोट आई वन आई टू बाई 2 पाई इंटू डी इंटू वो लेंथ जो आपको वायर की दे देगा उस पोर्शन की, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। स्पेशल केस, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों वायर्स जो है बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, जो अभी अभी हमने चेक किया। और लेकिन अगर दोनों में करंट अपोजिट है, एक में ऊपर एक में नीचे, एक में नीचे दूसरे में ऊपर, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम फोर्स तो इतना ही लगेगा रिपल्शन वाला, बस आपने उस रूल से जब डायरेक्शन चेक करोगे वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और जब कई बार ये क्वेश्चन आता है तो उसके साथ गिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर इसी से डिफाइन किया जाता है। सो दो वायर, दोनों में लेटर से 1 एम्पियर करंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कंसीडर किया। अगर ऐसा है तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर करता हूँ, उसको कैलकुलेट करूँ, तो फॉर्मूला है म्यू नोट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई वन आई टू 1 1 लिया, 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, डी की वैल्यू 1, सोल्व किया तो मुझे फोर्स मिला 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अगर दो वायर्स
1 मीटर डिस्टेंस पे रखी है और उनका करंट 1 एम्पियर है दोनों में ईच में, तो वो इतना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। सेम में है तो अट्रैक्ट, अपोजिट में है तो रिपेल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर दो वायर 1 मीटर रखी दूर, दो वायर 1 मीटर पे रखी हैं और अगर उनके बीच का फोर्स इतना है तो दोनों में करंट 1 एम्पियर होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन। 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन पास थ्रू द टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स, जो कि 1 मीटर अपार्ट है वैक्यूम में, उनमें उनका फोर्स होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स हम पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। सो ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, अच्छे से याद कर लेना इसको। एंड इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। क्या है, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। भाई जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा है, यानी दो चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है जिसमें दो पोल हों, नॉर्थ साउथ। क्या करंट कैरिंग लूप भी एक छोटा डाइपोल है? अरे बिल्कुल। अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सेस पे होता है कुछ, μ0/4π2πIr² हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों अगर ये लूप फील्ड क्रिएट कर रहा है और इधर से फील्ड लेटर से बाहर की तरफ है, तो यहाँ से पक्का अंदर की तरफ जाएगा। अगर फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है तो इट बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, और यहाँ पर अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो इट बिहेव एज अ साउथ पोल। एक लूप में एक नॉर्थ पोल बना, एक साउथ पोल बना, तो यही डायपोल बन गया। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, क्या μ0/4π टू एज इट इज π×r² को एरिया लिख सकता हूँ, तो ये करंट इंटू एरिया बन गया। तो करंट और एरिया के प्रोडक्ट को मैंने एम लिख दिया, कैपिटल एम। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली डाइपोल मोमेंट बोल दो इसको। ये ऐसा क्यों बोला, बिकॉज एक बार मैग्नेट की अगर हम बात करें, या फिर आप देखो आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो उसकी एक्सियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 2p डिस्टेंस क्यूब। कंपेयर करो, मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट ये, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ m, यहाँ p, यहाँ होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बस यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, यानी p और m की सिमिलरिटी दिख रही है, बस यहाँ पर वो होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो करंट इंटू एरिया का प्रोडक्ट है, आपको ये बात भी पता लगी। और इससे ये भी प्रूफ हुआ कि सर्कुलर लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल का जैसा बिहेव करता है। अब इससे रिलेटेड टर्म भी पढ़ ही लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वही सिंपली करंट और इसका प्रोडक्ट I × A का। अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, लूप में काफ़ी सारे टर्न्स हैं, तो NI × A इसका फॉर्मूला बन गया। यूनिट बनाना है तो भाई करंट का बनता है एम्पियर, और मीटर एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा यूनिट है इसका। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है करंट का A1, इसका L2, तो पूरा लिखूँ अच्छे से, M0 L2 T0 A1 बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। डायरेक्शन बच्चों इसकी होती है साउथ टू नॉर्थ, जैसे उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव होता था, इसमें साउथ टू नॉर्थ। जैसे अगर लेटर से इसमें करंट जा रहा है, ये नॉर्थ का काम कर रहा है, ये साउथ का काम कर रहा है, तो ये डायरेक्शन है, एरो से मैं दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ M। ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपको पोल पहचाना हो कि नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा, तो एक सिंपल तरीका भी है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो दैट पोल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज है तो दैट बिहेव एज अ साउथ पोल। कि वायर में करंट है, फील्ड में रखो, फोर्स लगेगा। उसी वायर को अगर मैं एक शेप में चेंज कर दूं, जैसे रेक्टेंगल शेप बना दूं, तो उसकी चारों साइडों पे फोर्स लगेगा। और क्या हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना लें कि चारों साइड का फोर्स कुछ ऐसा हो कि उसको रोटेट करवा दे, टॉर्क लगे, तो ये वही कंसेप्ट है। तो बेसिकली विच इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है। ठीक है। और इसी के बेस पे हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, यानी दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ऑल्सो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बन सकते हैं। सो इसके लिए वही सेम कंसिडरेशन वाला पार्ट हम समझ सकते हैं कि दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ हैं, जो यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कर रहा है बी, कुछ इस डायरेक्शन में। एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप है ABCD इसमें रखा है। तो अगर देखें तो इसकी 4 साइडें हैं। इंडिविजुअल अगर एंगल्स की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो एंगल है AB साइड का फील्ड के साथ, ऊपर करंट जा रहा है तो इधर, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर देखिए B का डायरेक्शन ये है, करंट का उधर है, तो लेटर से ये एंगल कुछ अल्फ़ा लिख देते हैं, इसको कुछ अल्फ़ा लिख देते हैं।
ठीक है। यहाँ वायर नीचे करंट लेके जा रही है, फील्ड उधर है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल, और यहाँ आपका जो एंगल होगा ये 180 माइनस अल्फा है। तो सर चार अलग अलग एंगल्स हैं, तो क्यों ना इस लूप का ये जो प्लेट है इसका एरिया वेक्टर कंसीडर कर लो। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेटर से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज द एरिया वेक्टर, या फिर इसका डायपोल मोमेंट। भाई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका करंट है, उसका एरिया है, तो करंट और एरिया को मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही तो आता है। तो हमने वही कंसीडर किया, एक रेक्टेंगुलर लूप है, एरिया ए विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज़ आई इंटू ए, और डायरेक्शन इसका एरिया वाला ही होता है, बिकॉज जो एरिया का डायरेक्शन है वही एम का डायरेक्शन होता है बच्चों, जो कि थीटा एंगल पे रखा है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। अब चारों साइडों पे फोर्स निकालें अगर हम, तो पहले भाई बच्चों ये पहली साइड का फोर्स निकालते हैं इस पे, तो आई करंट, लेंथ एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन 90, तो आई एल बी। डायरेक्शन चेक कर सकते हैं इस रूल से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा बच्चों कुछ इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। फोर्स के लिए आप क्रॉस या डॉट भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा बेटर वे है बनाने का, आप उससे भी दिखा सकते हैं इसको। तो क्रॉस मैंने दिखा दिया, यानी अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही बीसी साइड पे देखें, एंगल लेटर से अल्फा है इसका, तो करंट आई, लेंथ इस साइड की बी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बी है, साइन ऑफ अल्फा। फोर्स देखेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आपको डाउनवर्ड दिखेगा। ऐसे ही सी डी साइड का देखें तो आई एल बी इंटू साइन ऑफ 90, आई एल बी डाउन, इसका डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड आएगी, बिकॉज ए बी से जस्ट रिवर्स ही तो है सी डी, ए बी नीचे की तरफ फील कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ फील करेगा, डॉट बना दिया। फोर्थ साइड पे आई बी, लेंथ इसकी बी है बच्चों, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा जो एंगल है, और 180 माइनस अल्फा को सिंपली साइन अल्फा लिख सकते हो, आई बी बी साइन अल्फा, डायरेक्शन इस पे अपवर्ड आप चेक कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पर F2 एंड F3 जो है, F2 और F2 और F4, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा, F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, भाई इक्वल और अपोजिट है, एंड ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे इफेक्ट को। भाई कुछ ऐसे समझो कि ये प्लेट है, एक फोर्स ये नीचे लग रहा है और एक ऊपर लग रहा है, एक ही लाइन पे है दोनों, एक ही लाइन पे है, ये सेम लाइन है, तो कैंसल आउट कर देंगे। बट F1 और F3 जो है आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। भाई इनका एक लाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्ट एज अ कपल एंड प्रोड्यूस टॉर्क, एंड प्रोड्यूस टॉर्क। भाई घुमा देंगे ये, तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स, भाई कोई भी एक, अरे दोनों वैल्यू बराबर है, तो आई एल बी कैपिटल वाला, ठीक है, ये हुआ फोर्स का वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन का। तो अगर आप इस अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग देखो, इस अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग देखो, ये बच्चों बी है, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस साइड अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे बाहर लग रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा ये कोस। तो मैं इसको यहाँ अगर लिखता हूँ, तो अगर ये बच्चों लेंथ एल है, ये वाला, ये सॉरी बी है, तो ये बन जाएगा बी इंटू कोस ऑफ अल्फा। सो इसको थोड़ा सा चेंज करें तो आई इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ को अलग लिखा, बी इंटू कोस ऑफ अल्फा। भाई अल्फा एंगल नहीं, हमें थीटा की टर्म में चाहिए, एम की टर्म में है ना, तो क्या अगर आप यहाँ देखो, ये लाइन इसके बच्चों पैरेलल बना दो, तो ये यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा 90 के इक्वल है। सो सिंपली थीटा को 90 माइनस सॉरी अल्फा को तुम 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो अल्फा कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा। तो यहाँ इसको चेंज कर देंगे, ये आई बना, ये कैपिटल ए है बच्चों, ये बी है, इनटू में कोस कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इंटू ए, एरिया एल बी को लिखा था, आई इंटू ए, इसको मैं अलग से लिख दूँगा अब, बी इंटू साइन ऑफ थीटा, आई इंटू ए को एम लिखते हैं, इट्स एम बी साइन थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया,
विच इज़ m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, या अगर आप m को लिखना चाहो तो i इंटू ए भी लिख सकते हो इंटू बी साइन ऑफ थीटा। अगर बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास एक से ज़्यादा टर्न्स है, ठीक है, फोर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर उसमें एक से ज़्यादा टर्न्स हैं, सो दिस फॉर्मूला इज एन आई ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। वहाँ पर अगेन सेम दिस इज एम और कुछ नहीं है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, सो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। इसमें भी वही सेम रिजल्ट्स जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में किए थे। जिसको कंपेयर करके देखो बच्चों, जब आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा था तो उसमें भी टॉर्क लगता था, उसमें फॉर्मूला होता था P क्रॉस E। सेम रिजल्ट इनके तुम पढ़ सकते हो, वही मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, वही थीटा वाली कंडीशन सारी की सारी, ठीक है। वही सेम कंडीशन कि थीटा 0 पे 180 डिग्री पे दोनों पे टॉर्क नहीं होगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। बट थीटा जो 0 है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, थीटा 180 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अच्छा एक चीज़ और जो आपको उसमें था, अगर फील्ड हम यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं तो फोर्स टोटल 0 होगा लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम फिर फील्ड हम नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों ही नॉन जीरो होगा, फोर्स भी नॉन जीरो होगा, टॉर्क भी नॉन जीरो होगा। ये सेम रिजल्ट जो हमने इलेक्ट्रिक वाले में लगाए थे यहाँ लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो लास्ट टॉपिक है, कंसेप्ट इस पे बेस पे बन जाते हैं कई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर डिवाइस है एक्चुअल में ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, जिसका हम यूज़ करते हैं टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। मेजरिंग से अच्छा मैं बोलूँगा डिटेक्ट करने के काम आता है ये। वर्किंग प्रिंसिपल ऑलरेडी मैंने बता दिया कि करंट कैरिंग लूप को अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वैल्यू करंट पे डिपेंड करती है। अभी फॉर्मूला बनाया था ना एन आई ए बी साइन थीटा, तो आई था उसमें, तो टॉर्क की वैल्यू करंट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वायर में करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन बच्चों यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सिलेंडर पे बाउंड करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से समझो कि एक इस तरह से सिलेंडर रहता है, सिलेंडर जो रहता है वो सॉफ्ट आयरन का होता है, इसको कोर बोल देते हैं। तो इस कोर पे इस तरह से कॉपर की वायर को बाउंड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। अगर आप ऊपर वाली साइड से देखें इसको तो आपको ऊपर वाली साइड से ऐसे दिखेंगी लाइनें, है ना, ये गोल जो सर्कुलर पार्ट दिखेगा सिलेंडर का और ये वायर ऐसे दिखेंगे। तो ये अपर पार्ट है, आप ऊपर से व्यू देख रहे हो, अपर व्यू है। तो ये जो देख रहे हो दिस इज एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर, ये यहाँ आप देख रहे हो, ये सॉफ्ट आयरन का कोर हो गया। ये आप देख रहे हो कोयल है, कॉपर की इंसुलेटेड वायर रेक्टेंगुलर शेप की। अच्छा इसी सिलेंडर को नीचे बच्चों एक हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से, यहाँ से नीचे एक स्प्रिंग लगा रखा है। तो यहाँ पर ये आपको स्प्रिंग दिखा रखा है, नीचे से फिक्स है एक जगह से। और इस सिलेंडर के साथ एक नीडल लगा रखी है, आप देख सकते हो सिलेंडर के साथ एक नीडल लगा रखी है। फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक स्पेशल टाइप का फील्ड है, उसमें रखा, ठीक है। और एक स्केल लगा दिया। अब होगा क्या, जैसे ही इसमें करंट हम फ्लो करवाएंगे तो इस पर टॉर्क लगेगा, तो कोयल रोटेट करेगी तो सिलेंडर रोटेट करेगा, तो ये नीडल रोटेट करेगी। और आपको पता है रोटेशन जो है ना इसका टाउ वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट के अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन दिखा देगा। अच्छा यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात, भाई कोर क्यों यूज़ की, फील्ड ज़्यादा क्रिएट करने के लिए ताकि टॉर्क ज़्यादा लग पाए। एंड इस शेप का ही क्यों लिया, देखो सिलेंड्रिकल शेप का हमने कोर यूज़ किया, रेक्टेंगल शेप का कोयल कॉपर का वायर है उस पर, मैग्नेट भी देखो बड़ी स्पेशल है, जो क्या है एक स्पेशल फील्ड क्रिएट करती हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फील्ड जो हर बार किसके बीच में, ध्यान से सुनना, एम और बी का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री बना के रखता है। ये बोलो कोयल का एरिया वेक्टर, कोयल का एरिया वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री ऑलवेज एंगल बना के रखे, ताकि हर बार बराबर टॉर्क लगे। ऐसा नहीं हो कि घूमने पर स्टार्टिंग में तो टॉर्क मैक्सिमम लगा, फिर टॉर्क कम हुआ 0 हुआ, टॉर्क मैक्सिमम हुआ, नहीं,
टॉर्क को कांस्टेंट रखना है तो एंगल भी कांस्टेंट रहे इनके बीच का, तो इस तरह के फील्ड को रेडियल फील्ड बोलते हैं। ये इसके कंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो स्प्रिंग है नीचे जो क्या है, जब करंट जाने से टॉर्क लगेगा, निडल रोटेट करेगी, वापस भी तो लाना है, इसको रिस्टोर करना है, तो एक हेयर लाइक स्प्रिंग लगा हुआ है। एक्चुअल में ये क्वार्ट्ज से बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग वाले पार्ट में जाते हैं। तो देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का लिख दिया, जो थीटा को 90 बना के रखे, टॉर्क मैक्सिमम और कांस्टेंट लगती रहे। कुछ इस तरह से रहता है, देखो जैसे ये फील्ड ऐसे है, कोई लेटर से किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर मान लो बच्चों, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है इधर, ठीक है, एम। तो यहाँ पर उसको ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ये वाला एरो वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा मिल गया तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और मान लो ये कोयल रोटेट होके ऐसे पहुँच गई, रोटेट तो होगी ना, तो अब एरिया वेक्टर बच्चों क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर ये बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इसको ये वाला भी तो मिल रहा है, देखो ये इधर नीचे की तरफ, अब ये वाला इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना लेगा। तो हर बार कोई ना कोई फील्ड उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना लेता है और उसको एक कांस्टेंट टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क मिलता रहता है, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट और मैथमेटिकल टर्म में पहुंचते हैं। मान लो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो टॉर्क लगेगा भाई, और उसका फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और एम को आपको पता है क्या लिखते हैं, अरे अभी भी तो पढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, करंट आई है, एरिया ए है, तो एन आई यही तो लिखते हैं, इंटू बी। अच्छा साइन तो 90 है भाई, क्योंकि रेडियल फील्ड है, तो एन आई भी लिखते हैं। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। थीटा 90 क्यों है, इसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास बन गया। तो बच्चों इसमें अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ दोबारा से, एन आई ए पी, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे देते हैं। अब क्या है, उसके साथ आपको पता है एक स्प्रिंग अटैच था, जब टॉर्क से घूमेगा तो स्प्रिंग उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, और उसमें भी ट्विस्ट आ जाएगा स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो एक्चुअल में उसके फाई पे डिपेंड करता है कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या आता है, ये सिंपली लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है के इंटू फाइव। के होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या टोर्शनल कांस्टेंट, और फाई है उसमें कितना डिफ्लेक्शन आया, स्प्रिंग का बोल दो या सिलेंडर का कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो यही टॉर्क इसको क्रिएट कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। तो इट्स एन आई ए बी इज इक्वल्स टू के इंटू फाइव। सो अब देखिए यहाँ से मैं आई निकाल रहा हूँ, तो के बाई एन ए बी इज इक्वल्स टू फाइव। यहाँ से आप देखो एक तो कि ये जो टर्म आप देख पा रहे हो ना, के बाई एन ए बी, इसको लिख देते हैं जी, तो ये बना जी इंटू फाइव। और यहाँ जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी क्या है यहाँ पर, के बाई एन ए बी। के है स्प्रिंग या टोर्शनल कांस्टेंट, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, ए है एरिया ऑफ द लूप, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और आप देखो, आई जो है वो फाइव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये एक गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट है, उसको बनाते टाइम उसमें जो चीज़ लग गई, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स बन गई उतनी रहेगी, इसको चेंज नहीं कर सकते। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन फाइव, ठीक है, यानी उसकी निडल जितनी ज़्यादा स्केल पे डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है वो करंट है उसके अंदर। एंड बच्चों ये जो, अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि लेट अस से जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है फाइव, ठीक है, तो उसकी डिफ्लेक्शन की कितनी वैल्यू है पर एम्पियर करंट के लिए, लेट अस से 1 एम्पियर करंट के लिए वो 5 डिग्री रोटेट हुआ या 5 डिवीजन रोटेट हुआ, ठीक है ना। तो पर एम्पियर करंट में वो कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। आई एस से लिख दें तो फाई की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, या फाई बाय आई निकालना है तो ये बन जाएगा आपका फाई बाय आई निकालना है बच्चों, तो इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, इट्स एन ए बी बाई के। तो आप देख सकते हो एन के डायरेक्टली, ए के डायरेक्टली, बी के डायरेक्टली, यानी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज्ड, करंट सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, एन को इंक्रीज करवा के, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लो भाई, इसको भी एक लिमिट तक कर सकते हैं, एरिया ऑफ लूप बढ़ा के, बल्कि हो जाएगा, ठीक है, जितना कर सकते करेंगे, बी को इंक्रीज करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके, के को कम करके, सबसे कम के क्वार्ट्ज का ही होता है, दैट्स वाई क्वार्ट्ज का हमने स्प्रिंग यूज़ किया था। ऐसे ही एक होता है बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी, कितना डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज के लिए है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। सिंपली फाइव को वी से डिवाइड कर दो,
एन ए बी बाई के, बस यहाँ नीचे एक आर और आ जाएगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि इसको तुम फाइव आई इंटू आर भी तो लिख सकते हो, और फाइव आई तो अभी भी निकाला था, बस एक आर ही तो लिखना है। इट मीन अगेन वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए वही एन को इंक्रीज करो, ए को इंक्रीज करो, बी को इंक्रीज करो, के को डिक्रीज करो, बस एक चीज़ और आ गई इसमें, आर को भी डिक्रीज करो, रेजिस्टेंस कम से कम रखो उसका। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का मैंने आपको बता दिया, वोल्टेज को भी करंट को भी, एन को इंक्रीज करो, ए को इंक्रीज करो, बी को इंक्रीज करो, के को डिक्रीज करो, और अगर आर है तो उसको डिक्रीज कर दो। तो ये तरीके हैं इन बाय विच वी कैन चेंज द सेंसिटिविटी, वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी। ठीक, नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल पर्पज में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन एक बार पूछा गया है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन, जैसे एक स्केल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ स्केल दिखा के जीरो, कुछ डिवीजन है 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो ये इसका एक डिवीजन हुई था, है ना। सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन आगे करने के लिए कितना करंट देना पड़ा, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। जैसे यहाँ से यहाँ देखो आप 1 एम्पियर तक है, 1 2 3 4 5, लेट अस से 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन्स मिलकर 1 एम्पियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 डिवीजन कितना कर रहा होगा भाई, 1/5 एम्पियर विच इज़ 0.2 एम्पियर, तो ये क्या हुआ 0.2, दिस इज द फिगर ऑफ मेरिट। इनडायरेक्टली बोले तो इसका लीस्ट काउंट है इस डिवाइस का। फिर आता है बच्चों कि क्या गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में या वोल्टमीटर में, इस पे जनरली क्वेश्चन बनता है। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बड़ा क्वेश्चन बनता है तो उसका प्रिंसिपल वर्किंग वगैरह पूछे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसके साथ कन्वर्जन का टॉपिक ऐड कर देते हैं, या कई बार ये अलग से आ जाता है कि कैसे कन्वर्ट करें यार इन डिवाइसेस को। तो सबसे पहले यार एमीटर नाम की चीज़ होती क्या है, सबको पता है एक डिवाइस है जिसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को, क्यों, क्योंकि एमीटर सेम करंट जो है, सॉरी सीरीज में सेम करंट होता है, तो आपको पता है दैट्स वाई ये सीरीज में कनेक्ट होता है, रीजन सेम आई, सीरीज में सेम करंट होता है। अच्छा, एक एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है ये एक, याद रखना लो रेजिस्टेंस का डिवाइस है, और अगर वो एमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा एकदम, और सिंबल तुम्हें पता है ए। याद रखना बच्चों, एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर का पॉजिटिव उस साइड होगा जहाँ से करंट एंटर किया, जहाँ से लीव करेगा वो नेगेटिव साइड। ठीक है, अगर सर्किट में लेटर से ऐसे करंट जा रहा है बच्चों, तो ये वाला साइड पॉजिटिव होगा, और यहाँ से लीव करेगा करंट तो ये नेगेटिव होगा साइड। अब बनता कैसे एमीटर, सो गैल्वेनोमीटर के जब हम पैरेलल में, देखो बच्चों ये डायग्राम को समझना, मैंने एनसीईआरटी वाला ऐड किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये एक गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस इसका खुद का है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी तो खुद का होता है, लेटर से उसको मैंने आर जी लिखा, और वो गैल्वेनोमीटर बेचारा सिर्फ आई जी अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकता था, ये इसकी रेंज है ऐसे बोल सकते हो, इनिशियल रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 टू आई जी, यानी आई जी तक करंट उसमें चला जाता, लेकिन ज़्यादा जाते ही गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाता है। सो हमें इसको एमीटर में बदलना है ताकि अच्छा खासा करंट मेजर करें। तो क्या करें, तो हम इस अरेंजमेंट में इस गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस आर जी है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जो कि लो वैल्यू का होता है, यानी लो रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट बना, दिस इज एमीटर। सो पहला तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया, एमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उससे होगा क्या, इनिशियली रेंज जो थी मुझे पता है वो 0 से आई जी थी उस गैल्वेनोमीटर की, लेकिन अब ऐसा करने से एक शंट रेजिस्टेंस, इसको शंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इसको शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से अब इसकी रेंज बढ़ गई, लेटर से अब ये 0 से आई तक मेज़र कर रहा है, इसमें आई तक करंट फ्लो करेगा। तो अगर ऐसा है तो ये आई करंट आया, इसमें से कुछ पार्ट ऊपर से चला गया, कितना जितना उसमें आई जी जाना था, तो मोस्ट ऑफ द करंट बाकी चला गया नीचे से आई माइनस आई जी। क्या मैं मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव करूँ तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा आई जी इंटू आर जी, आई जी इंटू आर जी, नीचे कितना होगा आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो यहाँ से आर एस हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो आर एस आ जाएगा आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर ऑफ जी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया शंट की वैल्यू निकालने के लिए, न्यूमेरिकल बन सकता है। शंट यानी ये जो लो रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे डिसाइड करें, इस फॉर्मूले से। आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेंज, मतलब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना पास कर सकता था कन्वर्जन से पहले, आई अब कितना भेजना है,
आर जी उस गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। सो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे लेटर से एग्जांपल ही मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ इसका। लेटर से कोई गैल्वेनोमीटर है अकेला, कुछ रेजिस्टेंस है आर जी बच्चों उसका। ठीक है, आपको उसकी रेंज दे दे, जैसे बोला 0 से 5 मिली एम्पियर उसकी रेंज है, ये गैल्वेनोमीटर की रेंज है, और उसका जो रेजिस्टेंस है लेटर से वो कुछ है 10 ओम। अब आपको कहा उस गैल्वेनोमीटर को बच्चों एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करो जो कि 0 से 5 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो भाई रेंज इतनी थी, अब इतना मेजर करवाना है तो शंट लगाना पड़ेगा। भाई बताओ कितने की लगाओगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो गिवन होता है ध्यान से सुनना, आर जी तो डायरेक्ट गिवन है, तो ये क्या चीज़ है, ये आई जी गिवन है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का है, और ये आई है जो नया करंट पास करना है। बस इस तरह से इसको यूज़ करना है। कई बार ऐसे भी दिया होता है कि मान लो आपको जो कहा जाए कि मुझे जो करंट है वो n टाइम्स ऑफ आई जी पास करना है, मतलब नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में 5 मिली एम्पियर जा रहा था, अब मुझे कहा उसका 10 गुना भेजना है या 20 गुना भेजना है, तो शंट कितना लगाओगे, इस तरह का क्वेश्चन। या ऐसे बोल दो कि जो गैल्वेनोमीटर जो है ना उसमें टोटल करंट का सिर्फ 1/nth पार्ट ही जा सकता है, तो शंट की वैल्यू क्या होगी। अरे बहुत ही सिंपल सा हम निकाल सकते हैं, आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर, या ऐसे ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो वैल्यूज इसमें पुट करके आप निकाल सकते हो कितना जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं आई जी ही लिख देता हूँ। आई को मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ आई जी, ये आई जी है ही, ये इंटू आर जी है। तो यहाँ से देखो आई जी सब में से कॉमन निकल जाएगा 1/n-1 ऑफ आर जी। यानी अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे टोटल करंट रेंज का n टाइम्स भेजना है, तो शंट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का 1/n-1 होना चाहिए। ठीक है, बना सकते हैं क्वेश्चन ऐसा। सो उसके बाद यार अगर मुझे गैल्वेनोमीटर बनाना हो, तो अरे सर गैल्वेनोमीटर होता क्या है, सॉरी वोल्ट मीटर बनाना हो, तो पहले तो वोल्ट मीटर होता क्या है। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वी। दूसरा, ये हमेशा पैरेलल में लगता है, बिकॉज पैरेलल में वी सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तीसरा, ये अच्छा तभी होगा जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस, और अगर ये बहुत ही अच्छा है, आइडियल है, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। सो ओवरऑल वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टिव या ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला डिवाइस होता है। तो कैसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास वही सेम जी, जिसका खुद का रेजिस्टेंस आर जी है, और मुझे कहा भाई इसको बदलो, इसको बना दो हम एक वोल्ट मीटर में। तो ऐसा करने के लिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो क्या करो, इसके सीरीज़ में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो भी हाई, अच्छा खासा ज़्यादा वैल्यू का लगा देते हैं। तो अब इसको करने से जो पूरा अरेंजमेंट है वो वोल्ट मीटर बन गया, वो बन चुका है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हाई, हाँ सेम वही क्वेश्चन। सो लेटर से आई जी करंट जा रहा है, तो आई जी करंट पहले इस आर जी में से पास हुआ, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस फिर इसमें से, तो टोटल वी जो होगा इस पूरा अरेंजमेंट का जो पोटेंशियल होगा, क्या वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आर प्लस एस होगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस फॉर शंट। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज होगा बच्चों वो होगा V इज इक्वल्स टू करंट जो है आई जी, रेजिस्टेंस आर जी गैल्वेनोमीटर का, प्लस जो हमने अभी बाद में लगाया ये शंट का, या इसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो लगाया। सो बेसिकली इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो V बाई आई जी इज इक्वल्स टू आर जी प्लस आर, सो आर इज इक्वल्स टू V बाई आई जी माइनस आर जी। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपसे कहा भाई एक गैल्वेनोमीटर है, वही सेम जिस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेटर्स से 100 ओम है, इतना है, और इसकी रेंज है 0 से लेके 5 मिली एम्पियर, कुछ ऐसे दे दिया लेटर से, बोला इसको कन्वर्ट करो तुम एक वोल्ट मीटर में, और ये 0 से लेके 10 वोल्ट तक मेजर कर पाए। बोले सर अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, और क्या क्या डेटा गिवन है। भाई देखो सबसे पहले ये गिवन है V का वैल्यू, ये है आर जी का वैल्यू, ये है सर आई जी का वैल्यू। तो क्या आपको पता है फॉर्मूला आपका शंट का या आर का वैल्यू निकालने का, वो है V बाई आई जी माइनस आर जी, सिंपल। V ये रहा, I ये रहा, आर आपका ये रहा, सब वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। अच्छा मान लो क्वेश्चन में आपसे बोला गैल्वेनोमीटर की रेंज 0 से 5 मिली वोल्ट ऐसे दे देता,
तो ये क्या दिया होता, ये आपको वोल्ट मीटर की रेंज दी होती, मतलब गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज बता देता है ये ऐसे। तो इसको हम आईजी में कन्वर्ट करते हैं कैसे भाई, करंट इनटू रेजिस्टेंस ही तो होता है ये। तो यहाँ से रेजिस्टेंस पहले से पता होता, करंट निकाल लेते फिर पुट कर देते। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि कई जगह इंटरनेट पे इसको कहा गया कि इस साल सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ जगह ये मेंशन है। सो इसलिए हम इस टॉपिक को भी जो है पढ़ लेंगे ताकि बिल्कुल भी रिस्क ना लिया जाए आपके मार्क्स के साथ। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हर उस चीज़ का होता है जहाँ पर पोल बनते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, क्योंकि ये मैग्नेटिक की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये कैसे एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। देखो हमने क्या कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रॉन जो किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, किसी जेड एलिमेंट है कोई जेड एटॉमिक नंबर वाला, उसका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो एक करंट लूप जैसा ही तो हुआ, क्योंकि चार्ज का मोशन करंट होता है, तो ये करंट लूप की तरह बिहेव किया। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरह से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो करंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज इसमें करंट है तो दिस बिहेव एज अ लूप, और लूप की तरह बिहेव करेगा तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। सो इट्स अ साउथ पोल एंड इट्स अ नॉर्थ पोल। हम इसको चेक कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अगर अपर साइड से देखें तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो अपर साइड से साउथ की तरफ बिहेव करेगा, नीचे नॉर्थ। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, तो नीचे की तरफ एरो दिखा दिया एम वेक्टर। अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वही सेम प्रोसेस आपको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। करंट को लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ई लिखा, टाइम पीरियड उसका रिवोल्यूशन का कैपिटल टी, और एरिया को लिख सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर इस लूप का। सो फर्दर अगर हम वैल्यूज टाइम की भी पुट करना चाहें तो आपको पता है यार, अगर वो वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r/v। सो मैं इसको पुट कर देता हूँ, टी का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई r/v इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल वैंसिल, यस, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इट्स हाफ ऑफ ई वी इंटू आर। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। इसको भी थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, बोहर ने अपने मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में सेकंड पोस्टुलेट में कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, वो एन एच बाई 2 पाई रहता है, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, सो एम जो आएगा वो आएगा हाफ ऑफ, अभी हमने ये क्या निकाला था, ई वी आर। सो इट्स ई वी आर, और अभी भी मैंने आपको बताया एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। सो एम को अगर मैं इधर ले जाता हूँ बच्चों तो वी आर का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। सो इट्स हाफ ई इंटू वी आर का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ एन एच बाई 2 पाई इंटू एम। सो आई एम गेटिंग n टाइम्स ऑफ ई एच बाई 4 पाई m। तो हमारे पास m का जो फॉर्मूला बन गया बच्चों वो कुछ इस तरह से बन गया कि m इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ ई एच बाई 4 पाई। सो अगर आप देखो तो इसमें भी आपको पता लग रहा है कि यार ये भी n टाइम n मल्टीपल में आ रहा है। इट मीन जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मोमेंट वो भी क्या है, इज क्वांटाइज्ड भाई, वो भी क्वांटाइज्ड है, पैकेट्स की फॉर्म में है। और ये क्या है, ये डायपोल मोमेंट कब होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी, मतलब पहले ऑर्बिट के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की बात करूं तो n आपको पता है फर्स्ट होगा, तो जो m आएगा वो आएगा ई एच बाई 4 पाई m। इसको हम बच्चों बोहर मैग्नेटन बोल देते हैं। और इसका अगर हम वैल्यू पुट करें, जैसे ई का वैल्यू आपको पता है, चार्ज का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻31। पूरे को जब सोल्व करते हैं वी गेट ऑलमोस्ट 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ध्यान से सुनना, अगर हम पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो वो ई एच बाई 4 पाई m होगा म्यू बी, जिसको बोहर मैग्नेटन कहा। अदरवाइज सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 3 4 चलता जाएगा, मैग्नेटाइज है, क्वांटाइज्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। एक टर्म और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा बच्चों, एक टॉपिक है विच इज़ सिंपल गायरो मैग्नेटिक रेशियो।
गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या रहता है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इस रेशियो को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। बच्चों m की वैल्यू अभी भी हमने कैलकुलेट की, विच इज़ n टाइम्स ऑफ ई एच बाई 4πm, और एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच बाई 2π। इसको जब हम सोल्व करते हैं, देखिए n से n कैंसिल एच से एच कैंसिल, e बाई 2m हमें इसकी वैल्यू मिलती है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो चैप्टर नंबर 4 था हमने वन शीट में उसको कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड कंटिन्यूस इसी फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।